जनजातीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ दिया? जनजातीय आंदोलन में बताओ, देखिए पहला आंदोलन कौन सा पढ़ा था? भगत। अच्छा, भगत आंदोलन में पढ़ा। कौन से क्षेत्र में हुआ? कौन सी जनजाति द्वारा? किसके द्वारा किया गया? गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु का जन्म कहां पे हुआ? कौन से परिवार में? बंजारे कौन होते हैं? अच्छा, और ये किससे प्रभावित थे? तो हिंदू धर्म में रखने के लिए आदिवासियों कौन सा पंथ बनाया? भगत पंथ। भीलों का कौन सा उत्थान किया? नैतिक और आध्यात्मिक। गांव गांव में क्या नियुक्त किए गए? कोतवाल। गांव गांव में क्या बनाई गई? भीलों में एकता बढ़ाने के लिए क्या बनाया? समसभा कब बनाई गई? उसका पहला अधिवेशन कब हुआ? कौन सी पहाड़ी पे हुआ? मानगढ़ पहाड़ी कहां पे है? अच्छा, 33 मांगे कब रखी गई? लेकिन सरकार ने इन मांगों पर ध्यान है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? कितने भील शहीद हो गए थे? और इस घटना को राजस्थान का किस किस को गिरफ्तार कर लिया गया? गोविंद गुरु और पुंजा धीर जी। कितने साल बाद छोड़ा गया? इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। अच्छा, ये किसके समर्थक थे? इनका झंडा कैसा था? वो किसका प्रतीक था? शांति का प्रतीक था। एक ही आंदोलन का एक और नाम क्या था? भौमट भील आंदोलन। भौमट में कौन कौन से इलाके आते हैं? गोगुंदा, झाडोल व कोटड़ा। कौन कौन सी जनजातियां हैं? भील व ग्रासिया। नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन से गांव में जन्म हुआ? कौन से परिवार में हुआ? कितनी मांगे रखी? कितनी मांगे रखी? 21 मांगे रखी। इन मांगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। लेकिन सरकार ने इनमें से अधिकांश मांगे स्वीकार नहीं की। अच्छा, ये आंदोलन कौन सी जगह से शुरू हुआ था? मातृकुंडिया कहां पड़ता है? अच्छा, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और कहां कहां फैल गया था? ईडर और विजयनगर ये कहां पड़ते हैं? विजयनगर रियासत का कौन से गांव में फायरिंग की गई? नीमड़ा में फायरिंग कब की गई? कितने भील शहीद हुए? अच्छा, और इसमें मोतीलाल तेजावत क्या हो गए? अच्छा, किसके कहने पे सरेंडर किया? कहां पे सरेंडर किया? ईडर। कहां पे किया? फिर किसके कहने पे रिहा किया गया उनको? मणिलाल कोठारी। कौन आए थे? नहीं बताया था? तो बताया था मणिलाल कोठारी आए थे। लिखवाया नहीं था? और नहीं लिखवाऊं तो आपको याद नहीं रहता? चलो लिखवा दूंगा, सॉरी गलती हो गई। चलो, और कितने साल बाद छोड़ दिया गया? लगभग 7 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? महेंद्राज सभा। इसका एक और नाम क्या था? इजलास खास। ये कब स्थापित किया गया था? 1880। और मोतीलाल तेजावत ने अपना शेष जीवन कौन से कार्यक्रमों में बिताया? गांधी जी के रचनात्मक। आदिवासी इनको क्या कहते थे? बाबूजी। हम इनको क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीह। उस लाइन में लिख लो जिसमें आप लिखा है ना महेंद्रा सभा ने रिहा कर दिया। उस लाइन की कोष्टक में लिख लो मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, बाय इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी। इंटरवीन करना, इंटरवेंशन ऑफ मणिलाल कोठारी। ठीक है, चले आगे। देखो एक बात और बताता हूं मैं, एक बात कनेक्ट करना आप है ना। 1922 में मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के भीलों जाटों का आंदोलन था, पढ़ा था? 1922 में ये आंदोलन चल रहा है आपके मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के अंदर। कौन कर रहे हैं? भील। उसको हम किसान आंदोलन में पढ़ लेते हैं, इसको जनजाति में। बाकी बातें तो एक जैसी कर रहे हैं दोनों। ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। वहां मैंने एक नेता का नाम बताया था, गोकुलजीत जाट, बताया था। उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। लिख लो एक लाइन लास्ट में, यहीं पे लिख लो, जहां खत्म किया था ना कल, वहां पे लिख लो। महेंद्रा सभा के बाद में, महेंद्रा सभा को बॉक्स में बंद कर दिया था ना, उसके आगे एक लाइन और लिख लो यार इसी में नीचे। गोकुलजीत जाट ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था।
हाँ यह लिख ठीक है। गोकुलजीत जाट ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुलजीत जाट ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। गोकुलजीत जाट कौन थे, याद आ गए ना आपके? गोकुलजीत जाट ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। गोकुलजीत जाट ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। अब चलो लो अपने देखो, सिरोही का एक ही आंदोलन, एक ही मूवमेंट ऑफ सिरोही। तो एक बात हमने पढ़ी थी कि जब मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन धीरे धीरे वागड़ सिरोही अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया था ना। तो वैसे के वैसे सिरोही में भी भील और ग्रासिया रहते थे, सिरोही के भील और ग्रासियों ने भी आंदोलन कर दिया, और वहां पर भी नेता मोतीलाल तेजावत थी। वहां भी नेता कौन है? मोतीलाल जी। मेवाड़ से कहां चले गए? सिरोही। टच तो कर ही रहा है, उदयपुर उधर आ गए सिरोही, तो बीच में कुछ टाइम के लिए सिरोही गए, और वहां भील और ग्रासियों को भी समझाया कि तुम्हारे खिलाफ शोषण हो रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए, आंदोलन। जनवरी 1922 में किया इन लोगों ने। कब किया देखो, जनवरी 1922 ईस्वी में, इन जनवरी 1922 एडी, जनवरी 1922 ईस्वी में, इन जनवरी 1922 एडी भील व ग्रासिया जनजाति ने आंदोलन शुरू किया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति ने आंदोलन प्रारंभ किया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति ने आंदोलन प्रारंभ किया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। नेता लिख लो, मोतीलाल तेजावत। नेता मोतीलाल तेजावत। नेता कौन है? मोतीलाल। अच्छा बताओ, मोतीलाल जी जो आंदोलन चला रहे थे वो हिंसक थे या अहिंसक थे? अहिंसक आंदोलन चला रहे, जैसे गांधी जी चला रहे। और ये वो टाइम है 1920-22 के आसपास का, जब देश में कौन छाए हुए थे? गांधी। तो बाद में सिरोही के लोगों ने मोतीलाल तेजावत को करना शुरू कर दिया कि मेवाड़ का गांधी है। कौन है? कि भाई आजकल अपने तो गांधी जी आए हुए हैं, गांधी जी आए हैं। कौन से गांधी जी? के मेवाड़ से हैं, तो नाम क्या पड़ गया? लिख लो, सिरोही के आदिवासी, ट्राइबल्स ऑफ सिरोही। सिरोही के आदिवासी, ट्राइबल्स ऑफ सिरोही। सिरोही के आदिवासी, ट्राइबल्स ऑफ सिरोही। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे, कॉल्ड हिम गांधी ऑफ मेवाड़। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे, कॉल्ड हिम गांधी ऑफ मेवाड़। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे, कॉल्ड हिम गांधी ऑफ मेवाड़। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती थी ईडर। कौन सी थी? ईडर के अंदर प्रजामंडल बन गया था। क्या बन गया था? मैंने बताया था, जनता की जो पार्टियां होती है वो क्या क्या कहलाती थी? प्रजामंडल। तो उनको प्रजामंडल वालों को पता चला कि भाई आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी इसके सपोर्ट के अंदर है। कौन से प्रजामंडल ने सपोर्ट किया? देखो, ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। कौन से आंदोलन का समर्थन किया? कौन से का? सिरोही के एक आंदोलन। इन दिनों सिरोही रियासत के जो दीवान हुआ करते, दीवान समझते हो ना, प्रधानमंत्री, जो दीवान थे उनका नाम था रमाकांत मालवीय। सुन रहे हो? कौन है रमाकांत? कौन थे? पढ़ा था ना, वही बंदे ऐसे। ये मदन मोहन मालवीय के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा। और अपने कई रियासतों में काम करके गए थे, सिरोही में भी काम किया था, मेवाड़ में भी काम किया था। तो 1922 के आसपास ये सिरोही के दीवान थे। कहां के दीवान थे? इनके दोस्त है विजय सिंह पथिक। इनके दोस्त कौन है?
विजय सिंह पथिक। तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को कहा, यार विजय सिंह जी, आपकी बात किसान मानते हैं, आप सिरोही आके हमारे इन जनजातियों को समझा के जाओ यार, आंदोलन नहीं करे, हम इनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है यार, फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं फालतू के अंदर। तो विजय सिंह जी ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। तो किसानों को समझाने के लिए कौन आए? तो विजय सिंह जी किसानों से भी मिले और मोतीलाल तेजावत से भी मिले। किसानों से मिले तो किसानों ने कहा कि हम तो वही करेंगे जो कौन कहेंगे। उनका हमारे नेता तो कौन है? मोतीलाल। विजय सिंह जी किससे जाके मिले? मोतीलाल तेजा। और मोतीलाल जी कहा कि मोतीलाल जी यार मैं आया हूं, मेरी बात तो मानो यार, आंदोलन बंद कर दो। रमाकांत जी कह रहे हैं आपकी बातें मान लेंगे। मोतीलाल जी ने कहा कि देखो विजय सिंह जी, दोस्ती दोस्ती की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह, अपना बिजनेस है इधर, आंदोलन चल रहा है, आप अपने नेतागिरी करो बिजोलिया और बेगू, मेरे को नेतागिरी करने दो मेरी मेवाड़ और सिरोही। तो विजय सिंह जी को चुपचाप वापस भेज दिया था। इन्होंने ज्यादातर उनकी बातें स्वीकार, पर फिर भी याद रखना कि कौन से बड़े नेता इनको समझाने के लिए गए थे। देखो, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय के कहने पर, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ रमाकांत मालवीय दीवान ऑफ सिरोही, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ रमाकांत मालवीय दीवान ऑफ सिरोही, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय के कहने पर, विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत, फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। 12 फरवरी को मिलते हैं। कब मिलते हैं? एक जगह पड़ती है गोपेश्वर। कौन सी जगह? तो दोनों बात याद रखना। कब मुलाकात हुई? 12 फरवरी 1922। कौन सी जगह पे? कोष्टक में लिख लो, इस लाइन के समझ में आ ही जाएगा। ये जो लाइन लिखी इसके कोष्टक में लिख लो। कब मुलाकात हुई थी? 12 फरवरी 1922। कौन सी जगह पे हुई? तो पूछ ले भाई, विजय सिंह पथिक ने किसानों से कहा मुलाकात की? तो कहां की? गोपेश्वर। कब मुलाकात की थी? जनवरी में आंदोलन शुरू हुआ, फरवरी के अंदर उनकी मुलाकात करवा दी, लेकिन किसानों ने बातें स्वीकार, तो आंदोलन आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो यहाँ पे 2 हत्याकांड हो गए थे। लिख लो, अपने सीधे सीधे हत्याकांड ही लिख लो। ट्रेजेडी, नाम याद रखने अपने, कोई पूछ ले ये कहां से जुड़ा हुआ है तो याद रहना चाहिए अपने। एक गांव का नाम है सियावा। यहां पर यह घटना घटित हुई हत्याकांड वाली 12 अप्रैल को। 12 फरवरी को मुलाकात और 12 अप्रैल की घटना। 2 गांव और है वहां पर। एक गांव का नाम है बालोलिया, एक गांव का नाम है भूला। यहां पर 2 दिन फायरिंग हुई थी, 5 मई को और 6 मई को। सिंपल कोई आपसे पूछे कि सियावा हत्याकांड का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, सिरोही का एक ही आंदोलन, मेवाड़ का एक ही आंदोलन, तो कौन से है ना? या कोई पूछेगा सिरोही के एक ही आंदोलन से कौन सी घटना जुड़ी हुई है, वो देगा आपको गोविंदपुरा हत्याकांड, आपको डाबी हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड, या बालोलिया भूला हत्याकांड। बालोलिया भूला हत्याकांड। तारीखें वारीखें नहीं पूछेंगे, तारीखें मत याद करना, बोले याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं पूछते। ये ज्यादा ही होंगे, ये घटना है कहां की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर फाइनली 23 मई को समझौता हो गया। कब समझौता हो गया था? 23 मई 1922 को क्या हो गया? ज्यादातर बातें मान ली थी, एक बार आंदोलन रफा दफा हो गया था। लास्ट में लिख लो, 23 मई 1922 ईस्वी को, ऑन 23 मई 1922 एडी, 23 मई 1922 ईस्वी को, 23 मई 1922 एडी, समझौता हो गया था। एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड। समझौता हो गया था, एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड।
क्योंकि उधर वैसे ही मोतीलाल तेजावत पहले ही फरार हो ही गए थे, फिर बाकी कोई नेता भी नहीं बचा था इनके पास, तो क्या हो गया इनके बीच में, समझो। 3 आंदोलन पढ़े देखो हमने, एक पढ़ा वागड़ वाला आंदोलन भगत, फिर 2 पढ़ लिया हमने एक ही, एक पढ़ लिया मेवाड़ का एक ही मतलब भोमट का एक ही, एक पढ़ लिया हमने सिरोही। इन तीनों में एक जनजाति है भील। कौन सी है? यहाँ दोनों में साथ में ग्रासिया भी है, पर मुख्यतः कौन सी जनजाति है? भील। अगला लिखो मीणा। मीणा आंदोलन, मीणा मूवमेंट। सुनो देखो, मीणा बाहुल्य इलाका है, अपने जयपुर वाला जो इलाका था ये ज्यादा था अपने यहाँ। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन था। कौन सा वंश था? पहले भी अपने एक दिन बात कर रहे थे ना। कछवाहों के आने से पहले यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जो भी जमीनें थी मीणाओं की थी। किसकी थी? मीणाओं की जमीन थी ज्यादातर यहाँ पर। जब कछवाहा राजा आए तो उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया तो ऑब्वियस सी बात है मीणा उनका विरोध करेंगे, तो मीणाओं ने इन कछवाहा राजाओं के खिलाफ क्या कर दिए? आंदोलन। जब आंदोलन किया तो राजा थोड़े समझदार पड़े, और राजाओं ने जो मीणाओं के बड़े बड़े नेता थे उनको बुलाया, लो लो इधर आओ इधर आओ। किस बात का आंदोलन, क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो रही है अपने बीच में? यार जमीन छीन ली हमारी, और कोई किसी भी आदमी की जमीन छीन लोगे तो वो विरोध भी ना करे अब तुम्हारा। तो राजाओं ने कहा कि जमीन वापस दे दें, तो रेडी है मामला। तो खूब सारे नेताओं को जमीनें वापस दे दी गई। जिनको जमीनें वापस मिली वो कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? जमींदार मीणा। पर सबको तो नहीं मिल सकती ना कुछ भाग तो रहेगा, सीधी सी बात है। तो अब कुछ लोग बच गए, जो बच गए उन्होंने आंदोलन किया कि साडा हक। तो राजाओं ने एक दिमाग और लगाया, और राजाओं ने कहा कि देखो जमीनें तो मिल नहीं सकती, हम तुम्हें दूसरा रोजगार देते हैं। आज के बाद तुम जयपुर की पुलिस, तुम जयपुर की चौकीदारी करोगे। क्या करोगे? जयपुर की। तो मीणाओं में 2 वर्ग बन गए, जिनको जमीनें मिली वो जमींदार मीणा, जिनको चौकीदारी मिली वो। और चौकीदार मीणा गजब के वफादार, गजब के रक्षक, गजब के योद्धा हुए। जयपुर के खजाने की रक्षा के लिए, जयपुर शहर की रक्षा के लिए, जयपुर राज्य की रक्षा के लिए चौकीदार मीणाओं ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। कई सालों तक ये संबंध इसी प्रकार बहुत अच्छा सा बना रहा राजाओं के और चौकीदार मीणाओं के बीच में। अब आए अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने कहा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। जब सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, तो अब चौकीदार मीणाओं की आवश्यकता। तो चौकीदार मीणा बेरोजगार, तो चौकीदार मीणाओं ने बाद में देखा अब क्या करें, इन्होंने लूटमार करनी शुरू की। और इस सिक्कर के आसपास, नीम का थाना के आसपास में कई गांव थे, वहां पे ढंग से लूटमार, मतलब वैसे क्यों कह के कि मतलब किसी के घर के आगे से निकलना और उसको पूछना भाई चौधरी भैंस कितने की लाए। चौधरी साहब ने कहा कि 10,000 की है भैंस। इतनी महंगी, और बाहर खड़ी करते हो। 3 दिन बाद वही ले गए उसको, 6 दिन बाद वही वापस आए और आके कहा कि 6,000 दे रहे हो तो वापस दे देंगे। मतलब ये था, ये तो सरेआम कह के करना है चोरी एकदम। तो भारत सरकार परेशान हो गई, तो भारत सरकार एक्ट लेके आई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कौन सा एक्ट लेके? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेके 1924 में। कब लेके? और इसके अंदर मीणा जनजाति को शामिल कर लिया। देखो नाम देखो एक्ट का, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। हिंदी में अपने कहते हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या कहते हैं? आपराधिक जनजाति। कुछ जनजातियां ऐसी है जो क्या करती है? अपराध करती है। उस कुछ जनजातियों में एक नाम किसका लिख लिया गया आपने? आई बात समझ, लिखो 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी, 1924 ईस्वी में 1924 एडी आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया, एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया, एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया।
and Meena tribe was included in it. किसको शामिल किया गया? ये पूरा अंग्रेजों का लाया हुआ कानून था, भारत सरकार का कानून था। जयपुर रियासत ने इस पे इंप्लीमेंटेशन किया गया और जयपुर रियासत एक नया एक्ट लेके आती है, जराई एम-पेसा अधिनियम। कौन सा लेके आती है? 1930 में। क्या नाम बताओ देखिए? जराइम का मतलब है अपराध। जराइम का मतलब क्या है? पैसा का मतलब प्रोफेशन। पैसा का मतलब, भाई आप मेरे से पूछो सर आपका क्या पैसा है, तो मैं कहूँ यार मास्टरी पढ़ाना। मैं आपको पूछूं आप किस पैसे में जाना चाहोगे? आप सर ऑफिसर। हो सकता है अपना कोई भाई दुकानदार हो, अपना एक भाई पुलिस के अंदर हो, एक भाई अपना खेती करता हो, तो अपने प्रोफेशन क्या हो जाएंगे सबके अलग। कुछ लोगों का प्रोफेशन अपराध है, कुछ लोगों का प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब है जिस पैसे से आपका खर्चा चले, जिस पैसे से आपकी आजीविका चले, वो आपका क्या होता है? वो आपका प्रोफेशन है। ये तो क्या अपराध ऐसे हो जाए कि मैंने जानबूझ के किसी आदमी को मार दिया, मेरी किसी के साथ रंजिश थी, मैंने उसको मार दिया, या उसके घर में लूटपाट कर ली जानबूझ के, या मेरे से गलती से हो जाए कि गलती से कोई आदमी मेरे से मर गया। पर एक यह है कि मैं इसलिए किसी आदमी को मार रहा हूं कि पैसे कमाऊं, इसलिए कोई चोरी चकारी कर रहा हूं उससे क्या कमा लूं, और ऐसा लगातार कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो गया? तो कुछ लोगों ने अपराध को अपना क्या बना लिया है, उन कुछ लोगों में जनजाति का फिर नाम आ गया मीणा। और इस बार जयपुर रियासत ने घोषणा की कि प्रत्येक मीणा महिला और पुरुष को थाने में डेली हाजिरी लगानी पड़ेगी, डेली थाने में आके नाम लिखवा के जाए अपना। इससे क्या होगा कि गांव में 100 आदमी है, 100 में से हाजिरी लगाई, बंदे आए 96, 4 एब्सेंट है। आसपास के किसी गांव में चोरी होती, इन 4 को उठा लाओ, ये कहां थे उस दिन पता लगाओ इनका। इस गांव में चोरी हुई, इस गांव में आदमी कितने हैं कि 100, गिनती हुई पहले दिन तो गिनती में आया 104। अब यदि इस गांव में चोरी हुई तो इन 4 को उठा लो, ये 4 बाहर से आए थे, इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। पर ये कानून तो गलत है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि 100 अपराधी निकल जाए लेकिन निर्दोष एक भी फंसना, यहां उल्टा है। अपराधी कितने रहे होंगे? 100 लोग गांव के अंदर है तो चोरी 10 करते होंगे, 20 करते होंगे, 30 करते होंगे, 70 तो निर्दोष फंसा लिया आपने। मतलब 30 अपराधियों को पकड़ने के लिए 70 निर्दोषों को भी इसके अंदर आना पड़ता था। इसलिए इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन का नाम मीणा आंदोलन। आगे बात समझो, लिखो पहला तो 1930 ईस्वी में, in 1938 जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, जरा क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। क्राइम को क्या बना लिया लोगों ने? अपना प्रोफेशन। तथा इसके तहत एंड अंडर इट प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपल्सरी अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वॉज मेड इन पुलिस स्टेशन। कंपल्सरी अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वॉज मेड इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपल्सरी अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वॉज मेड इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। समझ जाओगे दोनों एक्ट? पहला कौन सा आपका? आपराधिक जनजात, एक लिस्ट तैयार की, दूसरे में उसका इंप्लीमेंटेशन है, और कहा गया कि भाई जो भी है उनको डेली थाने में क्या लगानी पड़ेगी? लाइन चेंज करके लिखो। मीणा जनजाति ने इसका विरोध किया, मीणा ट्राइब अपोज्ड इट। मीणा जनजाति ने इसका विरोध किया, मीणा ट्राइब अपोज्ड इट, तथा इसके खिलाफ आंदोलन चलाया एंड स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट। तथा इसके खिलाफ आंदोलन चलाया एंड स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट। नेता लिख लो।
लिखो देखिए, क्या क्या नाम बताओ? छोटू राम, जवाहर राम और महादेव। मीणा आंदोलन के शुरुआती नेता थे। वो एक भाई संगठन बनाया जाए, संगठन बना के आंदोलन चलाया जाए। तो 1923 में एक पार्टी बनाई गई। जैसे 1931 में शेखावाटी में एक बनी थी जाट रीजनल महासभा, पढ़ा था? इन लोगों ने 33 के अंदर बनाई थी अपनी मीणा रीजनल महासभा। लिख लो। 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, 1933 ईस्वी में 1933 एडी मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। कौन सी महासभा बनाएगी? कब बनाएगी? थोड़ा मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब तक भी कोई यूं बड़ी बात थी नहीं। तो अपने इस क्षेत्र में एक जैन मुनि रहा करते थे। उन जैन मुनि का नाम था मगन सागर। क्या नाम था? अच्छा, ये अपराध वाली घटनाएं ज्यादातर सिक्कर के पास में एक जगह पड़ती है, नीम का थाना। कौन सी जगह? वहां पर ही अपराध वाली घटनाएं हो रही थी। तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। तो सम्मेलन का नाम क्या हो गया? हेडिंग डालो, नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना सिक्कर में जगह का नाम है भाई। नीम का थाना कॉन्फ्रेंस, नीम का थाना सम्मेलन। सिक्कर लिख लेना पुस्तक में। कब बुलाया गया नीम का थाना सम्मेलन? 1944 में नीम का थाना सम्मेलन बुलाया गया। जैन मुनि थे, उनका नाम था मगन सागर। क्या नाम था? सुनना, थोड़ी सी बात है फिर बताता हूं, लिखना मत एक बार। संत हुआ करते कि मगन सागर जी महाराज एक किताब लिखते हैं, मीन पुराण। कौन सी किताब लिखते हैं? और इन्होंने समझाया, इन्होंने कहा यार मीणा जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में एक सिद्धांत यह है कि धरती पर भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार था? मत्स्य मतलब मछली, मछली मतलब मीन। उस मीन अवतार से या मछली अवतार से या मत्स्य अवतार से मीणा जाति की उत्पत्ति मानी जाती। तो एक तरफ तो ये दावा कि हमारी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पहले अवतार से हुई है। फिर कभी मीणा इस जयपुर रियासत में, यहां पर सारी जमीनें इनकी थी, यहां के शासक यही थे। फिर चौकीदार मीणाओं ने इस जयपुर रियासत की रक्षा के लिए अपने जी जान की बाजियां लगाई है। तो कहां तो भगवान विष्णु के डायरेक्ट डिसेंडेंट, ये जयपुर रियासत में राज करने वाले, ये जयपुर रियासत के उन बहादुर रक्षकों के वंशज। अब ये काम ठेठ यहां पे आ गए कि चोरियां ही करनी पड़े। यार कुछ तो सोचा जाए, उन पूर्वजों को क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? और उन्होंने समझाया कि यार तुम्हारे काम नहीं है, तुम अलग परिवार से बिलोंग करते हो, इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत लोगों में जागृति आई। तो 1944 वाले नीम का थाना सम्मेलन में एक समिति बनाई गई, मीणा सुधार समिति। क्या बनाई गई? लिखो थोड़ा। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन का आयोजन किया, ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। तथा इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब was described in it, and glorious history of मीणा tribe was described in it। तथा इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया।
मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। कौन सी किताब में? मीन पुराण। किसने लिखी मीन पुराण? तो बाद में वही हाथों हाथी का लो भाई एक सुधार समिति बनाते हैं, तो मीणा सुधार समिति क्या बनाएगी? लिखो 1944 ईस्वी में, इन 1944 एडी, 1944 ईस्वी में, इन 1944 एडी मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा रिफॉर्म कमेटी वाज फॉर्म्ड। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा रिफॉर्म कमेटी वाज फॉर्म्ड। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा रिफॉर्म कमेटी वाज फॉर्म्ड। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। सदस्य लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखे? बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल और राजेंद्र कुमार अजय। दोबारा बताओ एक बार। बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल, राजेंद्र कुमार अजय। कौन सी समिति के सदस्य हैं? मीणा रिफॉर्म कमेटी, जो कि कब बनाई गई थी? 1900। अब बात आएगी भाई, अब क्या किया जाए, धीरे धीरे और जागृति आई। तो यहाँ जयपुर में अपने गांव पड़ता है बागावास। कौन सा गांव है? देखो बागावास सम्मेलन, बागावास कॉन्फ्रेंस 28 अक्टूबर 1946। बागावास सम्मेलन, बागावास कॉन्फ्रेंस। कब है बागावास सम्मेलन? 28 अक्टूबर 1946। सुनना देखो, 26,000 चौकीदार मीणा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि इसमें होना क्या लग गया था? होने ये लग गया था कि कहीं भी चोरी होती है चौकीदार मीणा को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि तुम्हारा काम है ध्यान रखना, गांव की चौकीदारी करना, चोरी हो कैसे गई। उन्होंने कहा यार हमारा काम कभी ले लिया हमसे, अंग्रेजों के आने के बाद ये काम हमारे पास में नहीं है, तो हमें किस प्रकार से लिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि लो, यदि तुम्हें लगता है कि हमारा काम है तो हम हमारे काम से क्या देते हैं? इस्तीफा। हमें आपने चौकीदार घोषित कर रखा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम आपके इस पद से मुक्त होते हैं। हम इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? कि मुक्ति मिली, पापा कटा, हमें तुम्हारा काम नहीं करना। लिखो, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे, लिबर्टी मिली तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे, किस रूप में मनाया? इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये हो गया भाई आपके मीणा आंदोलन। धीरे धीरे
बातें और आगे बढ़ी तो 1952 के अंदर जाके ये जो जराइम पेशा अधिनियम था ये समाप्त किया गया। कब समाप्त कर दिया गया? वो था ना भाई थाने में हाजिरी लगाना जरूरी है, वो कानून कब समाप्त किया गया? लिख लो 1952 ईस्वी में, इन 1952 एडी, 1952 ईस्वी में 1952 एडी जराइम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वो समाप्त कर दिया, वॉज रिमूव्ड, वॉज एंडेड। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एंडेड। जराइम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एंडेड, वॉज रिमूव्ड। एबोलिस्ट करो, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, वॉज एबोलिस्ट। कब समाप्त कर दिया गया? अब देखो आजादी के भी 5 साल बाद, आजादी के भी हुआ क्या था देखो मैं बताऊं। शुरुआत में ये कहा था कि जितने लोग गांव के अंदर है सबको थाने में क्या लगानी पड़ेगी? बाद धीरे धीरे कहा कि नहीं यार ऐसे मत करो यार, सारे लोग थोड़ी शामिल है, तो इसे छूट देते कि पिछले 10 साल में जिसने कोई अपराध नहीं किया वो थाने मत आओ। तो 10 साल वाले तो आने बंद हो गए भाई, 10 साल में नहीं किया तो इसका मतलब ये अपराधी तो नहीं। 5 साल में नहीं किया जिसने, 3 साल में नहीं किया हो, 2 साल में नहीं किया हो, 1 साल में नहीं किया हो, 6 महीने में नहीं किया हो, 3 महीने में पिछले में नहीं किया हो, पिछले 1 महीने में जिसने नहीं किया हो वो थाने में मत आए। 1952 तक आते आते तो वो थे जिन्होंने कहा कि आएंगे हम, हमारा यहाँ आना थोड़ा जरूरी है भाई, हम करेंगे और हम यहाँ पे हाजिरी लगा देंगे, लेकिन इस काम को करने से रुकेंगे तो फिर सरकार ने 1952 में कहा कि नहीं भाई अब इस एक्ट को चेंज ही कर दिया जाए। अब ऐसे लोग जो बार बार ये काम करते हैं और किसी भी तरीके से मान नहीं रहे, उनके लिए एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आदतन अपराधी। क्या बोलते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी। इनकी आदत ही बन गई क्या करने की, ये आज भी होते हैं। हर थाने के अंदर आदतन अपराधियों की एक लिस्ट होती है, और जब भी कोई चुनाव आते हैं ना तब थाने वाले फोन करके कहते हैं लो आओ एक बार मिलने आओ, देखे साइन वाइन करवाने। अभी तक भी इनको जाना पड़ता है थाने में, पर अब उस पर कोई जाति धर्म का कोई भी लेबल, आदतन अपराधी कोई हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप में से कोई हो सकता है, कोई तीसरा आदमी हो सकता है। आई बात समझो, क्योंकि पहले ये जाति के आधार पर कर दिया था भाई इन जाति के लोग यहां पर आएंगे। ये तो अपने आप में भेदभाव ही था। 1952 में जाके इस आंदोलन को क्या, सॉरी इस कानून को क्या कर दिया गया। एक रीजन और भी था, 1952 तक हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। मीणा जनजाति चूंकि इस क्षेत्र में संपन्न तो थी, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ गए, पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ गए तो बाद में नौकरियां लगने लग गए, और नौकरियों वाला एक बार चस्का लगा तो नीमगा थाना के आसपास में गांव है नयाबास। क्या नाम है? वो नयाबास गांव कभी चोरी के लिए बहुत फेमस था। अब वो नयाबास गांव इसलिए फेमस है कि उस गांव में जब शादियां होती है तो लाल बत्तियों की लाइन लग जाती है, सारे कलेक्टर है, पूरा मूवमेंट ही चेंज हो गया। तो वो जो एक दिन हम बात कर रहे थे कि किसी भी समाज में उत्थान का एकमात्र तरीका एजुकेशन, जिस दिन समाज में एजुकेशन आने लग जाएगी उस दिन पुराने ढर्रे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, पुराने एकदम चेंज हो जाएंगे। वरना नयाबास वालों के किस्से हैं दूर दूर तक कि नयाबास वाले मीणा वहां जाके ये करके आ गए थे, वहां जाके ये करके आ गए थे। अच्छा एक और बात बताऊं, पहले पूरा पश्चिमी राजस्थानी चोर था ना, इसमें इतना भी यूं कोई करने वाली चीज नहीं है कि भाई मीणा जनजाति ये काम कर रही थी, पश्चिमी राजस्थान पूरा चोर ही था, इसमें भी इतना कुछ ही सोचने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में वे तमाम लोग जो रेगिस्तान में रहे हैं, वे तमाम लोग जो उनका मुख्य व्यवसाय चोरियां रहा है, उनका मुख्य व्यवसाय लूटपाट करना रहा है, क्या करेंगे? और होता क्या रेगिस्तान के अंदर? खेती होती नहीं, खेती नहीं तो व्यापार वाणिज्य नहीं किसी प्रकार का, उद्योग नहीं किसी प्रकार के, तो कुछ तो करें, पेट तो भरे, तो लूटपाट किया करते थे। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में जितने कोई बड़े बड़े डाकू हैं उन सब के गीत गाए जाते हैं आज भी, एक भी डाकू को बुरा नहीं बताया जाता। उल्टा गांव के अंदर ये कहते हैं सपूत था, सपूत सपूत थे, कुछ करके लाते थे तब गांव चला करता था, वरना गांव तो चलता है। तो मेरे तो खुद के गांव के अंदर और बड़े फेमस डाकू है, तो उनके तो हमारे किससे सुनाए जाते, अरे एक बार वहां गए थे ये करके आए थे, एक बार वहां गए थे ये करके आए थे। तो मेरे दादाजी ने किससे सुनाते हैं, एक बार अपने गांव वाले जो डाकू थे वो बीकानेर साइड के अंदर लूटपाट करने गए, नए बास वाले मीणा अपने गांव में लूटपाट कर गए। लूटपाट क्या होती थी? पहले पशु चुराने ये होते थे, हमारे वाले उधर से ऊंट लाया करते थे, ये नए बास वाले मीणा पड़े जो हमारे गांव की गायें ले आए। गायें चरने गई थी जंगल के अंदर, हमारे गांव की गायें आसपास के 5-7 गांव की गायें और जंगल में चरने जाते। गांव में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जंगल के लिए, बीड़, बीहड़, बीहड़ से हो गया बीड़, तो हमारे गांव के पास एक बड़ा बीड़ है,
तो कि बीड़ में अपनी गायें चरने के लिए गई थी और वहां से नए बास वाले मीणा आए, अपने सारी गायों को ले गए। अपनी नहीं, आसपास के 10 गांव की गायें ले गए। गांव वाले क्या करते, ले गए ले गए। थोड़े दिन बाद अपने गांव वाले डाकू बीकानेर साइड से ऊंट लेके आए, तो गांव वालों ने आते कहा कि तुम ऊंटों के चक्कर में उधर गए, गायें गई, टाबर बिना दूध के बैठे और करें क्या, घर में धीना ही नहीं बचा। धीना समझते हो, गाय भैंसों का दूध धीना बोलते हैं। तो कि अपने गांव वाले डाकू नयाबास गए और नयाबास जाके नयाबास वाले जो मीणा थे उनसे बातचीत की और अपने गांव की गायें वापस लेके आ गए। और हमारे गांव वाले बड़े गर्व से बताते हैं कि केवल अपने गांव की गायें नयाबास वालों ने वापस दी थी और किसी भी गांव की गायें उन्होंने वापस। मेरा कई बार हमारे गांव वालों को कहने का मन करता है, अपने तो फिर रिलेशन था, स्टाफ का मामला था ना, अपने भाई सेम काम अपने करते थे, सेम काम नयाबास वाले करते थे, तो कहा होगा कि यार थोड़ा तो स्टाफ चलाओ यार, इतना एक घर तो डाके नहीं टाले, तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी राजस्थान का मुख्य काम यही था जी, इसमें इतना सोचने की आवश्यकता। धीरे धीरे स्थितियां सुधरी तो अब ये चीजें नहीं। अगला लिखो, प्रजामंडल आंदोलन। तीन टॉपिक पढ़े हमने, 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये कौन सा है, प्रजामंडल आंदोलन है। हाँ, नए पेज से करो, तो उसी पेज में लिख रहे हो क्या तुम, नहीं कंजूसों, हर नया टॉपिक तो भाई नए पेज से किया करो ना। नीचे यदि 10-15 लाइनें भी छूटती है, मान लो पूरा पेज भी छूटता है तो कोई बात नहीं, आप ये सोच लिया करो कि एक बार ये नोट्स में बना रहा हूं, कल को मैं जब दोबारा पढ़ूंगा, पुराने पेपर निकालूंगा, तो क्या पता कोई नई चीज मेरे सामने आए, तो मेरे पास लिखने की जगह तो रहे। कि जनजातीय आंदोलन आपने पढ़ा, कोई बुक मिल गई, कभी पढ़ लिया उसमें से, कभी कोई पुराने पेपर मिल गए उनके अंदर से आपने पढ़ लिया, और एक नई चीज मिल गई आपको जो मैंने नोट्स के अंदर नहीं लिखी, तो जगह तो रहे अपने पास, आप वहां अटका लो, तो छोड़ लिया करो। कई बार मेरे बाद में कोई चीज याद आ जाती है कि यार ये चीज और लिखवा दूं मैं इनको, तो जगह रहेगी तो मैं लिखवा दूंगा आपको। अगला आंदोलन कौन सा अपना, प्रजा, नाम से पता चलता, प्रजा का मतलब क्या होता है, जनता। जनता के जो भी आंदोलन होंगे वो क्या हो जाएंगे, बीच। हम जब से क्लास लगाना शुरू किए तब से हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि उस समय भारत दो प्रकार का हुआ करता था। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का राज था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। एक वह भारत जहां पे राजाओं का राज था, उसको बोलते प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों का विरोध हो रहा था और वहां पर एक पार्टी बनी हुई थी, कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी, हमारे यहां पर अलग अलग राज्य थे, इसलिए एक कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। मेवाड़ वाले अपना बिजोलिया बेगू अलग चलाओ, जयपुर वाले अपना शेखावाटी अलग चलाओ, आपस में इनमें किसी भी प्रकार का कनेक्शन, सब अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, एक पार्टी नहीं। एक पार्टी के नाम पर कांग्रेस है, इसलिए अपने वाले भाग भाग के किसके पास जाते हैं, कांग्रेस। और कांग्रेस वाले दुत्कार के भगाते हैं कि बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन गांधी जी ने विरोध कर दिया, क्योंकि उनको लगता है हम क्यों करें इनके आंदोलन। भाई सीधी सी बात है, आज कोई भारत में किसी को आगे, श्रीलंका वाले आके कहे यार हमारे आंदोलन कर दो, तो अपने क्यों करें भाई, हम हमारा देखेंगे, तुम्हारे आके क्यों करें। या राजस्थान वाले नेता कहे तो यूपी चल रहे, तो लगता है यूपी में क्या लेने देना मेरे, मैं राजस्थान में आंदोलन करूंगा। आज भी जब ये भावना है तो उस समय तो ज्यादा हुआ करती होगी। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता हर साल दिसंबर में, कब होता, अपने वाले नेता भी जाते कांग्रेस वालों के चिपकते पास में जाके, सर देख लो थोड़ा सा उधर, और कांग्रेस वाले भाव ही नहीं देते। भारत में रियासतें थी, छोटी बड़ी भी करके रियासतें थी 550, कितनी रियासतें, 550 600 के आसपास रियासतें थी, छोटी छोटी, कोई बड़ी हो सकती है कोई छोटी हो सकती है। अब मान लो 550 रियासतें थी, सब में आंदोलन तो चल रहे हैं, किसानों की समस्याएं सब जगह, तो सब जगह आंदोलन चल रहा है। एक रियासत में 2 नेता भी है और कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं, इसका मतलब रियासत वाले भी कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोग जा रहे हैं, 1100 आदमी तो हो गए। 1100 आदमियों को भी कांग्रेस कोई भी महत्व प्रदान है, उनको कोई भी भाव नहीं देती। तो एक बार वो 1100 इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अपना खून कब खोलेगा रे फैजल, कब तक इस कांग्रेस के पास आते रहेंगे, कब तक ये कांग्रेस इस प्रकार से अपने को दुत्कारती रहेगी। अपने अपनी पार्टी खुद बनाते, अपने को अब कांग्रेस के पास आने की आवश्यकता, अपने को चाहिए फुल इज्जत। अब अपनी इज्जत खुद कमाएंगे, अपनी पार्टी खुद बनाए। खुद कैसे बनाओगे, तुम्हारा तो मेवाड़ अलग है, तुम्हारे तो मारवाड़ अलग है, हैदराबाद अलग है, तुम्हारा कोई त्रावणकोर अलग है, कश्मीर अलग है। इन सब नेताओं ने कहा कि छोड़ो अलग अलग की बातें, अब एक पार्टी बनाएंगे।
किसकी एक पार्टी? पूरे भारत के रियासतों की। पूरे भारत के, अच्छा रियासत में भी राजाओं की होगी पार्टी या लोगों की होगी? लोगों की होगी, आम जनता की। राजा के तो खिलाफ आंदोलन करना है तो किसकी पार्टी होगी? पूरे भारत की। पूरे भारत में भी किसकी? रियासतों की। रियासत में किसकी? लोगों। क्या तीन बातें बताओ देखिए? पूरे भारत की, रियासतों की, आई बात समझे? इसलिए पार्टी का नाम देखो आप, 1927 में पार्टी बनती है। पूरे भारत की, अखिल भारतीय। क्या है? रियासतों की तो देसी राज्य। रियासतों क्या बोला करते थे? देसी राज्य। भाई अब वहां तो अंग्रेज थे, अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों का राज था वो तो विदेशी। अपने यहां राजा थे, राजा क्या थे? देसी। तो देसी राज्य। किसकी पार्टी है? जनता की या राजा की? तो पार्टी का नाम लोक परिषद। पार्टी का नाम क्या है? पूरे भारत की, इसलिए राजाओं वाले भारत की, लोगों की। क्या नाम पार्टी का? पूरा बोलो दोबारा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब बनाई गई? बॉम्बे में बनाई गई। कहां बनाई गई? उतारो, ऐसा कैसे लिखो? एक मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप उतार लो। इंग्लिश में हो जाएगा ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है इंग्लिश में? बोलो देखे। ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब बनाई गई? 1927 का अंडरलाइन करना। यह सवाल पूछा हुआ है 2013 के प्रीलिम्स में। कहां बनाई गई बताओ देखे? बॉम्बे में मीटिंग की इन्होंने। और बॉम्बे में मीटिंग करके कहा भाई आपने कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, आज के बाद कांग्रेस के साथ अपना तलाक तलाक तलाक। कांग्रेस वाले किसी भी अधिवेशन के अंदर अपने आएंगे, अपनी अपनी डफली अपना 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 अलग चलाएंगे। भाई साहब बॉम्बे में बैठ के कब बात कर रहे हैं? 1970। इस पार्टी के अध्यक्ष बने दीवान रामचंद्र राव। क्या नाम था? लिख लो, प्रेसिडेंट। दीवान रामचंद्र राव। और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए अपने वाले नेताजी भाई विजय सिंह पथिक। 27 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया से तो अपने डेरे संभाल चुके थे। तो विजय सिंह जिनका आप नेशनल लेवल पे करते हैं कुछ, तो विजय सिंह पथिक। तो आपसे भी कभी कोई पूछे कि 27 में पथिक जी आंदोलन से अलग क्यों हो गए थे? साहब नेशनल लेवल पे चले गए। विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन सी पार्टी बनी बताओ देखे? अखिल भारतीय देसी राज्य। कब बनाई गई? कहां बनाई गई? प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? विजय सिंह। पर ये पूरे भारत की पार्टी है, पर रियासतें तो अलग अलग है ना। तो कहा अलग अलग जिम्मेदारियां दो भाई। महाराष्ट्र की रियासतों की जिम्मेदारी अलग, पंजाब की रियासतों की जिम्मेदारी अलग, केरल की रियासतों की जिम्मेदारी। तो दो जगह की रियासतों की जिम्मेदारी, राजपूताना और मध्य भारत। राजपूताना और, आज की लैंग्वेज जो बोलूं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान को क्या बोला करते? राजपूताना। मध्य प्रदेश को क्या बोलते? का इन दोनों की जिम्मेदारी किसको सौंपे? का रामनारायण चौधरी को सौंप दो। किसको सौंप दो? सेठ आदमी है तो पैसे भी लगा लेंगे, पार्टी में पैसे भी तो चाहिए भाई साहब। तो राजपूताना और मध्य भारत का रामनारायण चौधरी को बना दिया जाए सचिव। क्या बना दिया जाए? तो राजपूताना और मध्य भारत के सचिव कौन बनाए गए? लिखो, राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। बराबर लिखो, रामनारायण चौधरी। पढ़ा नाम ये तो बार बार हमने, रामनारायण चौधरी। रामनारायण। वापस बताओ पूरी पार्टी का नाम क्या है? कब बनाई गई? कहां बनाई गई? अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे?
और राजपूताना मध्य भारत के सचिव कौन थे? कहने का मतलब यह है कि इनको राजपूताना मध्य भारत की जिम्मेदारी है, भाई इनका काम तुम जानो तुम्हारा। तो रामनारायण जी तो अपने राजस्थान के, इनका मध्य भारत का तो देखते रहेंगे, पहले राजस्थान का तो देखे। तो इनका पहले तो अपने राजस्थान में भी एक रियासत तो है नहीं, राजस्थान में रियासत लगती है 19, कितनी लगती? इन 19 की भी तो एक पार्टी बनानी पड़ेगी, तो इनका इनकी एक पार्टी बनाते हैं पहले। तो अखिल भारतीय हटायर नाम की जगह लगा दिया राजपूताना। क्या लगा दिया? हो गए राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। कौन सी पार्टी हुई? अगले साल बना ली 28 में। कब बना ली? 27 में बनी अखिल भारतीय, 28 में क्या बन गई? राजपूताना देशी राज्य। लिख लो 1928 देश लगा के लिख लो, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। बस अखिल भारतीय से राजपूताना लिख लो। 1928 राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। इतना ही लिखो आप, मैं समझाता हूं एक बार, इतना ही लिखिए। 1928 में कौन सी पार्टी बन गई? राजपूताना देशी राज्य। अब इनके साथ समस्या ये थी कि इसकी मीटिंग कहां करें अपने। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बना ली, पर बिना मीटिंग करे तो क्या मतलब हुआ? पार्टी बना के रख लो, अपने यहां बैठ के घोषणा कर देंगे चलो एक पार्टी बनाते हैं। बन गई, लो अभी हाथों हाथ पार्टी बना लो, अपने बना लो, पीछे मेट पार्टी, है ना। पर आपको सर मीटिंग तो करो, कोई आगे की बात तो बढ़े अपने। तो अब आगे क्या किया जाए? तो कहा मीटिंग बुलाते हैं। कहां बुलाई जाए मीटिंग? उदयपुर बुला ले, माणिकलाल वर्मा का पंछीड़ा सुना देना आप। है उदयपुर में, उदयपुर के राजा के खिलाफ बोलना पड़ेगा। भैया पार्टी राजा के खिलाफ बोलेगी ना, लोक परिषद है, जनता की पार्टी है। जनता की पार्टी किसका विरोध करेगी? राजा। उदयपुर में खड़े होके उदयपुर के राजा का विरोध करो। क्यों? चमड़ी गिली नहीं है आपकी, सूख थोड़ी गई, ऊपर ऊपर से उतार ले राजा। तो जोधपुर वालों का जोधपुर वालों तुम्हारे कर ले, उनका साहब पार नहीं पड़ेगा। भरतपुर वालों का तुम्हारे करने, टोंक नहीं। तो कहां चले, कहां मीटिंग करे? तो राजस्थान में एक ही जगह थी जहां मीटिंग की जा सकती थी, अजमेर। कहां की जा सकती थी? क्योंकि अजमेर में राजाओं का राज, अजमेर में राज था अंग्रेजों। वो बापड़े भले सीधे सज्जन आदमी, किसी भी चीज के लिए मना। इसलिए इस पार्टी का पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया? 1931 में। कब बुलाया गया? तीर लगा के नीचे तीर लगा के लिखो, प्रथम अधिवेशन। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद लिखा हुआ है, उसी नीचे तीर लगा के लिखो, फर्स्ट सेशन, प्रथम अधिवेशन। अजमेर में 1931 में फर्स्ट सेशन। कहा साहब अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो रामनारायण चौधरी का मैं ही करूंगा, मैं हूं तुम्हारा नेता। लिख लो अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, प्रेसिडेंट रामनारायण चौधरी। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1928। पहला अधिवेशन कब बुलाया गया? 1931। कहां बुलाया गया? अजमेर। उसकी अध्यक्षता किसने की? रामनारायण। वहां भाई 19 रियासतों के सारे लोग आए, तो सबको समझाया अपनी अपनी रियासत में जाओ, अपने अपने राजा के खिलाफ आंदोलन करो, अपनी अपनी पार्टियां बनाओ। तो हर रियासत के अंदर पार्टियां बनाएगी, उन पार्टियों को बोलते हैं प्रजामंडल। क्या बोलते हैं? प्रत्येक रियासत में जनता की जो पार्टी थी वो कौन सी थी? प्रजामंडल। पूरे राजस्थान में जो थी वो कौन सी थी? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। पूरे भारत में थी वो कौन सी थी? अखिल भारतीय। समझ रहे हो ना यार की? पूरे भारत में अखिल भारतीय, अपने यहाँ पे राजपूताना, प्रत्येक रियासत में प्रजामंडल के ऊपर राजपूताना वाली, राजपूताना के ऊपर अखिल। अब अपना अपना काम शुरू कर रखा है, बस अपने अपने तरीके से अपना आंदोलन चलाओ। जयपुर वाले जयपुर प्रजामंडल, बूंदी वाले बूंदी प्रजामंडल, भरतपुर वाले, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना कर दिया बंद। ऐसे करते करते कांग्रेस का एक 1938 में अधिवेशन होता है, गुजरात में एक जगह पड़ती है हरिपुरा। कौन सी जगह थी? किसका अधिवेशन हो रहा है? कब हो रहा है? पहली बार अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। कौन अध्यक्ष बनाए गए? और सुभाष बाबू ने कहा कि भीड़ कम कैसे है, सीटें खाली पड़ी यार आजकल, इतनी कम भीड़ कैसे आती है? किसी ने धीरे से कहा सर वो रियासतों वाले आजकल नहीं आते। क्यों भाई, क्यों नहीं आते? पहले तो जोधपुर वाले, हैदराबाद वाले, कश्मीर, भोपाल, बड़ौदा सब आया करते थे, आजकल क्यों नहीं आते? कि सर कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करती,
इसलिए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सपोर्ट ही नहीं करती तो बार बार बेइज्जती करवाने से क्या मतलब, हम हमारी अलग आंदोलन चलाएंगे। और सर आजकल उन्होंने तो पार्टी बना ली, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, खुद की मीटिंग अलग ही करते हैं। सुभाष ने कहा यह बात गलत है, और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस घोषणा करता हूं कि हम प्रत्येक रियासत में चल रहे प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। तो कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलन को कब सपोर्ट कर देती है, कौन से अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष कौन थे, याद रहेगा। ये 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है। कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन कब दिया था, कौन से अधिवेशन में, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट, कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया, कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया, कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे बताओ देखिए, सुभाष चंद्र। ये तो बड़ी बड़ी सी बातें हैं अपनी कि 27 में एक पार्टी बनती है, उसका नाम बताओ क्या है, अखिल भारतीय देशी राज्य। 28 में कौन सी बनती है, पहली मीटिंग इनकी कहां पर होती है, अजमेर में। कब होती है, 1931। कांग्रेस इनको सपोर्ट कब कर देती है, 1938। कौन से अधिवेशन में, हरिपुरा। हरिपुरा कहां पड़ता है, गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। अब सब जगह बनने लगी, अलग अलग पार्टियां बनने लगी। तो कहां कहां पे प्रजामंडल कब कब बनाए गए थे, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, एक बार याद करिए। अब एक बार लिखिए, फिर मैं याद करवाता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे अपने। पहले सन याद करेंगे। अभी इन प्रजामंडलों के सन पूछे जाते हैं। मैं जैसे उतारूं वैसे उतार लो एक बार, फिर बात करेंगे। एक बार हिंदी में उतार लेना, मैं इंग्लिश में अलग अलग पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में लिखवा दूंगा। याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी आपके। एक साथ ही खांसी आएगी सबको। सांस अटक नहीं जाए तुम्हारा किसी का। पढ़ते हुए बच्चे का अटका सांस लेकर गए अस्पताल, अखबार में आ जाएगी। हाँ, छात्र के घर वालों ने लगाया आरोप, टीचर पढ़ा रहा था टफ टफ चीजें, डर के मारे बच्चे को आया ये सब। हाँ, 11 लाख रुपए मांगेंगे, इतने सस्ते मेरे, इतने के हो तुम, मतलब तुम्हारे घर वाला हूं, तुम 11 लाख के लगते हो कि 11 लाख दूर ले जाओ इसको। ठीक कीमत लगाई यार तूने।
फिर तो कोई डर नहीं है यार, 11 लाख तो घर घुरा दे। अरे एक बार लिख लो, जैसे लिखा जाए वैसे लिख लो, नहीं समझ में आए वो छोड़ दो, मैं पढ़ा दूंगा वापस। सन उतारो एक बार, कौन से सन में क्या क्या हुआ। कुछ नहीं है, पढ़ो एक बार, ज्यादा लोड नहीं लेना आप। उतार लिया। जिन्होंने लिख लिया वो याद करने की कोशिश करें, देखिए जीते सन जो जीते याद होते हैं, आप एक दो भी याद हो। उतार तो लिए सबने। लो सुनो, देखो मैं याद करवाता हूं, अरे सिंपल से ही है, अभी याद हो जाए। 27 में बनती है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 28 में बनती है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। उसकी पहली मीटिंग कब होती है? 1931। और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हर रियासत में अलग अलग पार्टियां बनेगी। इसलिए प्रजामंडल बनने कब शुरू हुए? 1931। ऑब्वियस सी बात है कि प्रजामंडलों की शुरुआत 1931 से हुई। क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग ही कब हुई थी इनकी? अजमेर में मीटिंग हुई। अजमेर के सबसे नजदीक जयपुर है, तो अजमेर से जयपुर वाले तो भागे भागे आए, फटाफट जोश था कि प्रजामंडल बुलाएंगे। प्रजामंडल हाथों हाथ आगे कमरा लिया किराए पे, आगे बोर्ड लगाया, जयपुर प्रजामंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। 31 में सबसे पहले प्रजामंडल किसने बनाया? सबसे पहले किसने बनाया? तो दूसरा एक बना इसके साथ ही, बूंदी। कौन सा बना? तो 31 में दो प्रजामंडल बने। कौन कौन से? जयपुर और कौन कौन से? कब बने? जयपुर में बना तो जोधपुर वालों ने कहा अपने पीछे क्यों रहे, और बूंदी में बना तो कोटा वालों ने कहा अपने पीछे क्यों रहे। जयपुर में बना तो जोधपुर, बूंदी में बना तो कोटा। तो 34 में दो बनते हैं, जोधपुर और कोटा। कौन कौन से बनते हैं? सुनो, लिखना नहीं, जैसे लिखवाए वैसे। जोधपुर को बोलते थे तब मारवाड़, क्या बोलते? और कोटा वालों ने अपना बनाया हड़ौती नाम से। किस नाम से? पर कोटा वालों का चला नहीं, बनाया बनाया था कोटा वालों ने, इनका बंद हो गया, हाथों हाथ बंद हो गया। 5 साल बाद दोबारा बनाया इन्होंने। कितने साल बाद दोबारा बनाया? 1934 में 5 जोड़ो 1939। 1939 में पहला प्रजामंडल देखो कौन सा है। तो 34 में दो प्रजामंडल बनते हैं। कौन कौन से? मारवाड़, हाड़ौती। कौन कौन से? एक तो काम करता है मारवाड़, एक काम नहीं करता। कौन सा? हाड़ौती। कितने साल बाद दोबारा बना? किस नाम से बना? तो सबसे पहले कब शुरू होते हैं? 1931। कहां का? जयपुर और बूंदी। 34 में एक काम नहीं करता, किस नाम से बनता है? और कब बनता है दोबारा? 1919। 36 में दो बने आपके। कौन कौन से? बीकानेर और बी और डी। अरे बीडी नहीं है, बी और डी। कौन कौन से हो गए? बीकानेर और। तो 36 में कौन कौन से बने? 31 में दो कौन कौन से? 34 में दो कौन कौन से? एक अपने को याद नहीं रखना, क्योंकि दोबारा किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? 36 में बी और डी कौन कौन से? कांग्रेस ने कब सपोर्ट किया? तो सपोर्ट करेगी, जोश आएगा या डाउन हो जाएंगे? तो सबसे ज्यादा 38 में बने। सबसे ज्यादा कब बने? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरत। शाहपुरा भीलवाड़ा में एक जगह है,
पढ़ते हैं अपने शाहपुरा रियासत के लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का स्वागत किया, तो मेवाड़ में आ गया। तो मेवाड़ और मेवाड़ से टूट के एक रियासत कौन सी बनी थी? शाहपुरा। तो दोनों में तो इनमें बन गया मेवाड़ और शाह, तीनों एक साथ इधर वाली अलवर भरत। इधर ये 4 रियासतें पड़ती थी अपने, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। धौलपुर में तो बन ही गया, तो पीछे 3 कौन कौन सी बची? अलवर भरतपुर। 2 कौन सी? मेवाड़ शाहपुरा। अलवर भरतपुर, 5 के नाम बोलो। मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत, दोबारा बोलो, मेवाड़ शाहपुरा अलवर। 31 में 2 कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। 34 में एक याद नहीं करनी, किस नाम से? दोबारा कब? 36 में बी और डी। 38 में 5 कौन कौन सी? मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत। वापस बोलो 38 वाली, मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत। 39 में एक तो बताइए आपको, कौन सी है? 2 याद करनी है, किशनगढ़ और सिरोही। कौन कौन सी? तीनों एक साथ बोलो, क्या क्या नाम है? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। दोबारा बताओ, कब बनी? शुरू कब हुए प्रजामंडल? सबसे पहले कहां कहां? 34 में। कौन सा याद नहीं रखना? तो क्यों याद रख रखा है? क्यों याद कर रखा है आपने? दोबारा? अच्छा मैंने याद करवा दी कि सर बाकी वाले तो याद हो नहीं हो, ये पक्का रहेगा। अच्छा 36 में 2 कौन कौन से? 38 में 5 कौन कौन से? मेवाड़ शाह अलवर। 39 में 3 कोटा, किशनगढ़, सिरोही। वापस बोलो तीनों, कोटा, किशनगढ़। अब सुनना देखो, अंग्रेजों के आने के टाइम में रियासतें हुआ करती थी। अंग्रेजों के आने से पहले क्या होती थी? रियासत। प्रत्येक रियासत में होते ठिकाने। प्रत्येक रियासत में क्या होते? कई बार किसी ठिकाने में कौन होते? सामंत। किसी सामंत की राजा के साथ नहीं बनती, सामंत की, पर उसकी अंग्रेजों के साथ बनती। राजा के साथ नहीं बनती पर, तो अंग्रेज उसको कहे तू अलग हो जा, न्यारा हो जा तेरे, आज के बाद तेरा राजा के साथ कोई भी लेना देना। तो अंग्रेजों ने ऐसे एक ठिकाना अलग कर दिया था, कुशलगढ़। कौन सा कर दिया था? बांसवाड़ा से तोड़ के। किसे तोड़ के? अब नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, तुम बार बार क्या लिखने लग जाते हो? सुना कीजिए चीजें, सुनी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है, ना कि लिखी हुई। तो सुना कीजिए। तो कौन सा एक ठिकाना अलग किया था? अंग्रेजों ने से 3 ठिकाने अलग किए थे, लावा, नीमराना, कुशलगढ़। कौन कौन से? टोंक से तोड़ के किया था लावा, अलवर से तोड़ के किया था नीमराना, बांसवाड़ा से तोड़ के किया था। तो लावा, ये तीनों ठिकाने मतलब छोटे छोटे जी ठिकाने, छोटे छोटे ही होते हैं। आप ये मान लो उप रियासत, क्या मान लो? रियासत का छोटा भाग, पर इनको रियासत बोलते नहीं थे। लास्ट तक इनको क्या बोला करते थे? ठिकाने। चीफ सिप बोलते हैं, चीफ बैठता है यहाँ पर। तो बाकी 2 ठिकानों के अंदर तो प्रजामंडल बने नहीं, लावा नीमराना में तो बने नहीं, कुशलगढ़ वालों ने बना लिया था। किसने बना लिया था? तो 1942 में। किसने बनाया? कुशलगढ़ वालों ने। कब बनाया? तो 1942 में। कौन सा बना? कुशलगढ़ कौन सी रियासत से लग हुआ? उनको गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात था कि यार काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब कल अलग वे राज प्रजामंडल बनाएंगे हमसे। तो अगले ही साल उन्होंने बांसवाड़ा वालों ने बना लिया। तो 42 में कौन सा बना? कुशलगढ़। 43 में तो फिर पड़ोसियों को गुस्सा आएगा, अच्छा आप कर जाओगे ऐसे अकेले अकेले। तो 44 में किसने बना लिया? 42 में ठिकाने ने कुशलगढ़, 43 में उसकी रियासत ने, 44 में पड़ोसी रियासत ने, 45 में एक तो ठेठ है जैसलमेर, एकदम नीचे जैसलमेर उस छोर में, प्रतापगढ़ इस छोर में। 45 में 2 कौन कौन से? कौन कौन से बताओ देखे? कब? 1900। सबसे लास्ट में मैडम के जिले में। मैडम कहां की है? मैडम का मतलब वसुंधरा राज्य। मैडम का मतलब, मैं किसी एक बैच में पहले पढ़ा रहा था, तो मेरे बाद में उसमें ज्योग्राफी वाले मैम की क्लास होती, मैं पढ़ा के आ गया, बच्चों ने जाते मैम गए, बच्चों ने जाते मैम आप झालावाड़ के हो गया, मैम आप झालावाड़। नहीं नहीं मैं जयपुर की हूँ। तुम्हें किसने बताया झालावाड़ की? अभी राजवीर सर क्या कहते आप झालावाड़ के हो? मैम ऑफिस में। मैम ने कहा सर आपको तो पता है ना मैं जयपुर की हूँ। हाँ मैम कैसे नहीं पता आप जयपुर के हो? तो आपने बच्चों को ये क्यों कहा कि मैं झालावाड़ की? मैं क्यों कहूंगा बच्चों को? जिक्र ही नहीं। नहीं बच्चे कह रहे थे कि राजवीर सर अभी अभी क्या कहेंगे, मैडम झालावाड़ गया। आ रहे मैडम वसुंधरा है। फिर बच्चों को जाके और समझाया था आप ही जा रखना, मैडम का मतलब क्या है? वसुंधरा राजे कहाँ के हैं? तो सबसे लास्ट में कहां पे प्रजामंडल बना? कब बनाया गया? तो 42 में एक ठिकाने में, 43 में उसकी रियासत में, 44 में पड़ोसियों ने, 45 में और सबसे लास्ट मैडम के जिले।
तो दोबारा बोल दो। 31 में कहां का, 34 में, 36 में, 38 में, 39 में, कोटा किशनगढ़, 42 में ठिकाने में, रियासत में, पड़ोसियों के। याद हो जाएंगे? एक दूसरे को सुनाओ, जिसको याद नहीं हो मेरे को शिकायत लगा दो फटाफट, जल्दी जल्दी सुना दो। याद है? सबको याद है? ऐसे नहीं हो सकता है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो आपस में। पर आपने तय कर लिया किसी की भी शिकायत लगानी तो किसी को आए नहीं था, आपने बस बस दबा दो बात को, फालतू में बात बाहर जाएगी, अंडरवर्ल्ड में थू हो जाएगी कि भाई को याद ही नहीं है। हाँ, आप छुपा रहे हो। बाकी एक आदत होगा यार जिसको याद नहीं हो। कौन है वो जिसको याद नहीं है? हाथ बताओ, बताओ उसका नाम बताओ। सबको याद है, ये बात गलत है। इतना इंटेलिजेंट बैच भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे बैच में पढ़ाने में मजा, मास्टर को मजे तब आते हो दो चार बच्चों को डांटे, क्या तरीका, आप पढ़ते नहीं हो, है ना? ऐसे आप करने नहीं देते यार मेरे को। सबको याद पक्का? लो एक बार एक साथ मेरे साथ बोल दो। 31 में, 34 में, 36 में, 38 में, 8 शाहपुरा, 39 में, 42 में ठिकाने में, 43 में रियासत में, 44 में पड़ोसियों के, 45 में, 46 में। पक्का? एक एक का पोस्टमार्टम करें। लिखो जयपुर प्रजामंडल। अब मैं सन नहीं बताऊंगा वापस, सन मैंने बता दिया ना। थोड़े से ना घर पे जाके एक बार और बोल बोल के देख लेना। कई बार क्या प्री में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। 4 सन लिख दिए, 4 एक तरफ प्रजामंडल लिख देंगे। कोई 2 भी याद रहेंगे तो मिला लोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई सारे अपने सारे याद हो जाए सबसे अच्छा है, क्योंकि सारे याद रहेंगे तभी वो 2 याद आएंगे।
वरना भैया तो नहीं, दो कोई याद होंगे और वो एग्जाम में वैसा तो होता नहीं। तो अपने सारे याद रखो, और याद रखने से कॉन्फिडेंस आता ही। और मैं हमेशा कहता हूं हिस्ट्री में सबसे इजी कोई चीज याद होती है वो है सन। आपने 20 याद किए, आपने 10 मिनट में 20 सन याद किए हैं, और मैं कहता हूं आप तोते की तरह बोलोगे। मतलब आप जब मरोगे ना, मतलब 120 साल के होगे मरोगे आप, इतना तो जी जाओगे। नहीं जियोगे 120 साल? अरे जी जाओगे, जब आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगली महामारी 100 साल बाद आएगी, तब तक आप आराम से जी जाओ। उससे पहले आप मरने वाले, तो आप 120 साल के हो गए मरने वाले हो। अब सांस निकले, अब सांस निकले, लेकिन सांस निकलने का नाम, आपके पड़पोतों की बीननियां आपके पास में खड़ी होगी, है ना। वो ऐसी बातें करेगी कि भाई आराम से राजी राजी आप तो स्वर्ग पधारो, आपके पीछे हम 11 कर लेंगे। कितनी 11 कर लेंगे? गांव में जिन डोकरों के सांस नहीं निकलते ना, उनकी बीननियां बाद में कहती है 11 करेंगे आपके पीछे, जाओ जाओ तुम जाओ यहां से। तो आपके यूं बीननियां 11 के आपको यूं कहे कि भाई कर लेंगे। तब भी उस स्थिति में भी आपसे कोई आके यूं कर देगा कि आओ जैसलमेर, ये अपनी गारंटी है, देख लेना। तो सन सबसे इजी याद होते हैं जी, हम याद ही नहीं करते। कई चीजों में क्या अपने पहले हथियार डाल के रखते हैं, हमें लगता है ये मेरे से नहीं होगा। बाकी दुनिया में से कोई चीज नहीं जो याद नहीं हो, सब कुछ ही याद हो जाए। और इसमें तो ऐसा कोई साइंस भी नहीं है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता हो, कि सिद्धांत समझ में नहीं आया। सन है यार, याद करने है सीधे सीधे। तो पहला प्रजामंडल कौन सा? तो सबसे पहले जो प्रजामंडल बना अपने राजस्थान में कौन सा था? दो चीज होती है, एक तो कब और एक किसने। दो होती है, तो किसने स्थापित किया? लिखो संस्थापक, फाउंडर। संस्थापक नाम लिखो, कर्पूर चंद पाटनी। किसने स्थापना की? कर्पूर चंद। तो पाटनी जी सबसे पहले आए, रूम किराए पे लिया, आगे लिख दिया उसका जयपुर प्रजाम। फिर भाई साहब 5 साल तक जाके नहीं देखा। कितने साल तक? या तो नेता चुनाव के टाइम आते हैं फिर 5 साल तक आके नहीं देखते, वैसे पाटनी जी ने प्रजामंडल खोला और 5 साल तक वहां पे जाके, 5 साल हो गए तो 31 के 5 साल होंगे तो क्या आ जाएगा? 36 में अपने जयपुर के एक बड़े नेता थे जो गांधी जी के साथ रहा करते थे, जमनालाल बजाज। बजाज जी जयपुर आए, प्रजामंडल बना था, तब बजाज जी ये भी सहयोग कर ही रहे थे, हाँ भाई बनाओ बनाओ बनाओ, पाटनी का नाम आगे। भाई एक आदमी तो बना नहीं सकता ना, 15-20 लोग मिलकर तो पार्टी बनाएंगे। तो बजाज जी साथ में थे, तो बजाज जी को पता था जयपुर में प्रजामंडल है। बजाज जी ने पाटनी से पूछा आगे, पाटनी जी वो प्रजामंडल के क्या समाचार है? पाटनी का सर शानदार चल रहा है, डेली शाम को मीटिंग करते हैं। तो बजाज जी ने कहा आज शाम को मीटिंग में मैं भी चलूंगा। तो पाटनी जी बस गए, मरा दिया। सॉरी सर वो आज थोड़ा शाम को काम है, कल कल करेंगे सर कल। बजाज जी ने कहा नहीं नहीं सुबह तो मुझे दिल्ली जाना, आज ही करेंगे, शाम को चलेगा। अब शाम को मीटिंग तो कहां करो, आपने तो जाके नहीं देखा था, प्रजामंडल की चाबी नहीं मिली, ताला तोड़ के अंदर घुसना पड़ा, जाले वाले हटाए मकड़ी के, तब समझ में आया कि कमरा है कोई चीज है। तो जमनालाल बजाज ने पाटनी जी को कहा कि तुमसे ना हो पाए। 36 में उन्होंने कहा मैं दोबारा बनाऊंगा। तो 36 में बजाज जी ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। क्या किया? रीऑर्गेनाइज किया उसको। लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज, बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन सही लिखा, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। तुमने कैसे लिखा? तुम और दिखा। अल्लाह रहम करे इन बच्चों, भगवान सद्बुद्धि दे इनको। बच्चों ये होता है पुनर्गठन। क्या होता है? ज्यादातर को तो पता ही नहीं चलता, तो ज्यादातर तो लिखते हैं ऐसे,
कईयों को लगता है किस पे, नए पे लगाए गए पे, तो अगर दोनों भी लगा दे देखी जाएगी जिस पे हो रहा है उसके। और ये तुम जो कर रहे हो ना, तुम मुझे ज्यादा क्यूट लगते हो ऐसे टावर, जिनको लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा तो दो बिंदु लगा दिए, नए पे समझ आया, नए बिंदु लगा। कितने इनोसेंट टावर है। नहीं भाई साहब, देखो यूं बोला करो, पू ने रे गए, है ना। जिससे पहले बोला जा रहा है उसके ऊपर आएगा, जिसके पहले बोला जा रहा है उसके ऊपर आएगा। गए से पहले बोला जा रहा है, इसलिए किसके ऊपर लगा दिया जाए, ऊपर वाला रहे हमेशा जिसके पहले बोला जा रहा है उसके ऊपर आएगा, नीचे वाला रहे उसके बाद वाला रहे जो उसके क्या आएगा, नीचे। बाद वाला रहे हो तब तो नीचे आएगा, ऊपर वाला रहे हो तब। आई बात समझो, तो थोड़ा ध्यान रखा करे, बोल के देख लिया करे, वरना यूं ही कोई पुनर्गठन लिखता है ना, कोई पूर्ण गठन कर देता है। तुमने जो लिखा है पूर्ण गठन है, किसका पूर्ण गठन है पता नहीं। तो बजाज जी ने 36 में क्या कर लिया उसका, और बजाज जी ने कहा भाई नए नेता बनाओ यार, पटनी जी से पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अध्यक्ष बना के गए चिरंजीलाल मिश्र को। किसको बना के, लिख लो, अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र। और नारे लगवा दिए जनता से कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो, चिरंजीलाल। और मंत्री मिनिस्टर बना के गए हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल जी एकदम यंग लीडर थे तब। हीरालाल जी का, हीरालाल जी आप इसके क्या बन जाओ, मंत्री बन जाओ। अध्यक्ष तो कौन बनाएंगे, चिरंजीलाल मिश्र। मंत्री कौन बनाएंगे, हीरालाल। मिनिस्टर, सेक्रेटरी लिख लो, बोले सचिव भी बोलते थे। तो अध्यक्ष तो कौन बनाएंगे, चिरंजीलाल। और अध्यक्ष सॉरी मंत्री कौन बनाएंगे, और इनको कहा भाई भीड़ इकट्ठी करो, जनता जोड़ो साथ में, जनता जुड़ेगी तब अपने मीटिंग करेंगे। तो हीरालाल जी ने कहा भाई जोड़ लेंगे जनता तो कोई नहीं, पर जनता कहां से जोड़ी जाए, किन लोगों का सपोर्ट लिया जाए। 1930 के आसपास में शेखावाटी के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था। जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट क्षत्रिय महासभा, ये 33-34 यही तो टाइम चल रहा है। पर 35 में उनका समझौता हो गया था ना, 35 में समझौता हो गया। तो हीरालाल जी ने जाके 35 के समझौते के बाद शेखावाटी वाले किसानों का कि भाई साहब समझौता कर लिया, सारी बातें मान ली क्या, ये तो पक्का है किसी भी समझौते में सारी बातें तो मानी। पर कई बार क्या होता है भाई, आपकी 10 डिमांड थी, आप मेरे पास आए, मैंने 8 मान ली। अब बोले ठीक है 2 सर बाद में मान लेंगे, 8 मान लिए खूब है। तो आपने एक बार तो आंदोलन बंद कर ही दिया। हो सकता है आप मेरे को धमकी दे दो सर 2 नहीं मानी तो 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे, एक बार तो बंद हो गया। ये शेखावाटी वाले में हुआ था, उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई, इसलिए आंदोलन क्या हो गया था, हीरालाल शास्त्री ने जाके छेड़ा उनको वापस। वैसा वैसे कैसे चुप बैठ गए, आंदोलन करो, सारी बातें थोड़ी मान ली। तो शेखावाटी किसान आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल ने क्या दे दिया, समर्थन। तो कौन से आंदोलन को समर्थन दिया, दोबारा शुरू करवा दिया, कौन से प्रजामंडल ने, लिखो, प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को क्या दिया, किसने, जयपुर पर। कौन से प्रजामंडल ने, जयपुर प्रजामंडल। अब बजाज जी ने कहा कि मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग तो बुलाओ कोई ना कोई बड़ी। हीरालाल शास्त्री ने बजाज जी के पास मैसेज किया कि सर अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतजार, अब अपने मीटिंग बुलाते हैं इसकी। बजाज जी ने कहा मीटिंग में तो आ जाऊंगा मैं, भीड़ होनी चाहिए, ये नहीं कि बेच में जने हो 15 तुमको पढ़ाओ, इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बेच पूरा नहीं बनेगा तब तक कोई भी पढ़ाई। हीरालाल शास्त्री ने कहा सर चिंता ही मत करो, भीड़ खूब आई। कहां से लाओगे भीड़, उनका हमने शेखावाटी में किसान आंदोलन शुरू करवा दिया। हम शेखावाटी वाले किसानों को कहेंगे हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम पक्का हारेगा सर, डैम श्योर, आप आओ तो सही। तो पहला अधिवेशन बुलाया गया 1938 में। कब बुलाया गया, और अरे सुनो, लिख तो लिख, क्या लिखे लिख,
अपने आप लिख देखे, सॉरी बोल, हाँ ठीक। भाग रही है, पहले लिख रही है आगे। 1938 में अधिवेशन का एक कारण और था, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, है ना। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी सपोर्ट करेगी तो प्रजामंडल आंदोलन जो है उसको गति मिलेगी कि नीचे जाएगा, है ना। एक गति मिलेगी, उसको एक्सेलरेट होगा वो कि नहीं यार अपने को कांग्रेस सपोर्ट कर रही, अब अपने कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने 38 के अंदर अपना पहला अधिवेशन किया। लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। प्रथम अधिवेशन 1938। कहां पर बुलाया जाए तो जयपुर में एक जगह थी, नाम था नथमल का कटला। क्या नाम था? लिख लो, स्थान, प्लेस, वेन्यू, नथमल का कटला, जयपुर। अरे भाई साहब 2-3 दिन तक प्रचार किया था बाकायदा कि नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। क्या नारा था बोलो देखिए, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां। तो पहला अधिवेशन कब बुलाया गया? 1938। और कहां पर बुलाया गया? भरा हुआ एकदम भारी भरकम भीड़। बजाज जी उसके अध्यक्ष बने। लिखो अध्यक्ष जमनालाल बजाज। बजाज जी ने कहा मोगेम्बो खुशवा। अध्यक्ष प्रेसिडेंट जमनालाल बजाज। हाँ? अध्यक्ष कौन बने इस अधिवेशन के? जमनालाल बजाज ने कहा मैं अध्यक्ष हूं। पहला अधिवेशन था, बड़ा अधिवेशन था, बड़े नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, बजाज जी ने अधिवेशन से पहले गांधी जी से बातचीत की। गांधी जी को, गांधी जी आप चलो, पहला अधिवेशन है हमारा, आप चलो यार, थोड़ा ठीक रहेगा। गांधी जी का नाम, रियासतों वाले मामले में मैं कोई भी इंटरफेयर। बजाज जी ने कहा चेकबुक वापस तो। अच्छा, पैसे देता हूं मैं और मेरे साथ नहीं चलोगे? भाई गांधी जी के 5वें बेटे कौन? तो कारण यही तो है क्यों गांधी जी को क्या दिया करते थे? गांधी जी को खाली चेकबुक दे रखी थी बजाज ने, खाली चेकबुक, कि जितने रुपए चाहिए फाड़ लिया करो और भर लिया करो, कोई आवश्यकता नहीं। बजाज जी पैसे वाले थे, बैंकर बैंकर पैसे वाले थे, और गांधी जी को पैसे की आवश्यकता थी। और बिना पैसे के आंदोलन, आंदोलन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये अपने पढ़ते हैं फिर कि गांधी जी ट्रेन के साधारण डिब्बे में यात्रा करते थे, ट्रेन के लोकल लोकल डिब्बे में यात्रा करते थे। अच्छा, लोकल पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता था गांधी जी के लिए, पूरे डिब्बे के टिकट खरीदने पड़ते थे। गांधी जी के आनिए बानिए चले चपाटे सारे जाते। फिर गांधी जी की सुरक्षा का ध्यान रखना, हर किसी डिब्बे में चढ़ा दिया और उसमें कोई झापड़ मार गया तो क्या कर लोगे? तो पूरा डिब्बा जो था वो गांधी जी के लिए रिजर्व होता, किसके में गांधी जी के अलावा कोई दूसरा बैठेगा, या तो गांधी जी के सहायक बैठेंगे या कौन बैठेंगे इसमें? गांधी जी। तो महंगा पड़ता था, इससे अच्छा फर्स्ट क्लास की टिकट लेके अकेले गांधी जी बैठ जाते, सस्ता पड़ता। तो वो पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे कौन देंगे? जमनालाल। एक बार क्या अहमदाबाद में मीटिंग थी एक, अहमदाबाद वाली उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद। गांधी जी ने मना कर रखा था कि आश्रम में कोई भी चाय नहीं पिएगा, नशा बंद। डोकरे खुद पीते नहीं थे, बाकियों का भी बंद करवा रखा था। सुभाष बंगाली आदमी, चाय पीने के शौकीन। सुभाष ने इधर उधर देखा, चाय की थड़ी नहीं लगाने दे गांधी जी, तो पास में गए। तो उनको लगा यार क्या किया जाए। तो सुभाष ने, जो गांधी जी की पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, उनको जाके कहा कि चाची जी ये व्यवस्था तो करो थोड़ी। चाचा जी तो नहीं पीते, आप थोड़ी व्यवस्था तो करो। चाय, कस्तूरबा गांधी खुद चाय के शौकीन थे, वो डोकरे से डरते नहीं पिए। तो उनका बेटे आज तो तू अपने 3 बजे रसोई में आ जाना, माँ बेटे चुपचाप बना के पी लेंगे, अपन पता ही नहीं चलेगा, बाहर और किसी को बनाना। ठीक। तो 3 बजे सुभाष रसोई में गए, कस्तूरबा ने चाय बनाई, दोनों बैठे बैठे पी रहे अपने। इतने में गांधी जी अंदर आए को सामान लेने। तो गांधी जी ने कमरे में सामान ढूंढा, नहीं मिला। तो उनको लगा यार पत्नी को पूछ लेते हैं, पत्नी कहाँ होंगी? रसोई में होगी। तो वो रसोई में आ गए। जैसे रसोई में दोनों ने कप कुप छुपाए अपने। तो गांधी जी ने सुभाष के सिर पे हाथ फेर के कस्तूरबा का, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे पता है ये चाय पीता है, तो चुपचाप यहां अंदर बिठा के पिला दिया कर, बाहर किसी को मत बताना। सुभाष बड़े राजी हुए, और सुभाष को लगा यार गांधी जी ने मेरे लिए नियम तोड़ दिए। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज होता है ना बंदा, कि भाई मैं कहूं मैं ये काम नहीं करता, पर यार देखो तुम मेरे खास हो, तुम्हारे लिए मैं काम कर दूं। तो आपको लगता है यार सर कभी नहीं करते, ये काम आज कर रहे तो बड़ी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है।
सुभाष बड़े ही राजीव है। अब 2-3 दिन अधिवेशन चला, सुभाष अंदर बैठ के चुपचाप अपने चाय पी लिया करते। थोड़े दिनों बाद अधिवेशन हुआ कलकत्ता, 2-4 साल बाद में अधिवेशन कलकत्ता, सुभाष कलकत्ता के, बंगाली सुभाष। तो सुभाष ने अपने भैया भाभी को कहा, भैया भाभी, भैया का नाम था शरत चंद्र बोस, क्या नाम था, भाभी जी का नाम था विभावरी, क्या नाम था, तो शरद भैया और विभावरी भाभी कहा कि भाभी जी और भैया जी, गांधी जी आएंगे, पूरा ध्यान रखना, पूरा ख्याल रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, मेरे लिए बापू ने नियम तोड़ दिए थे, उनका अपने घर पे ध्यान तो रखना चाहिए। शरद चंद्र बोस ने कहा सुभाष, वो देश के इतने बड़े नेता, हम कैसे ध्यान नहीं रखेंगे। विभावरी भाभी ने कहा सुभाष तुम इतना ज्यादा कह रहे हो, पक्का पक्का हम पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। गांधी जी जहां जाया करते थे ना, उससे पहले गांधी जी के पीए जाके सारी व्यवस्था देखते। गांधी जी खूब सारे पीए थे, मणिलाल कोठारी, महादेव देसाई, ये जाके व्यवस्था देखते कि क्या क्या व्यवस्था है वहां पे। मणिलाल कोठारी ने वहां पहुंचे, महादेव देसाई गए, महादेव देसाई ने जाके व्यवस्था देखी। शरद चंद्र बोस से पूछा कि भाई हाँ बताओ, बापू की रुकने की जगह बताओ। उनका ये देखो, ये रूम है पूरा नीट एंड क्लीन, ये रोशनी भी आएगी। गांधी जी का था भाई मेरे रूम में रोशनी आनी चाहिए सुबह सुबह, ये सनलाइट आएगी, चिंता मत कीजिए। ये गांधी जी का सोने का बेड लगा दिया हमने, ये चेयर रख दी, ये टेबल रख दी, ये टेबल लैंप रख दिया, ये गांधी जी के लिए एक लाठी रख दी, ये लालटेन रख दी, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ये बुक्स जो चाहिए थी वो रख दी, पेन रख दिया, ये डायरी रख दी, ये अखबार आ जाएंगे इतने, सब कुछ एकदम। उसने देखा कि हाँ ठीक। उतना तांबे का गिलास कहाँ पे, उसमें गांधी जी पानी पी, अरे सब है, तांबे का जग है, तांबे का गिलास है, सब रखे हुए हैं। आप निवाया पानी पियेंगे, गर्म पियेंगे, हाँ पूरी व्यवस्था है, चिंता मत करो। और महादेव देसाई ने अचानक कहा क्यों, दूध का क्या क्या, अरे हमें पता नहीं है क्या, हमें सब पता है, गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं। गांधी जी किसका दूध पीते, केवल बकरी का दूध पिया कर। इसलिए गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो बकरी भारत से लेके गए साथ में, लंदन गए तो साथ में बकरी लेके गए कि भाई लंदन में बकरी का दूध कहां से आएगा। तो आप गोलमेज सम्मेलन की फोटो देखना, गांधी जी जहाज में बैठ रहे हैं, गांधी जी के हाथ में रस्सी पकड़ी और रस्सी के साथ बकरी है। तो मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि यार अपने आरपीएससी ने कम से कम ये सवाल तो कभी नहीं पूछा कि विदेश यात्रा करने वाली पहली बकरी का नाम बताइए। वो पूछ लेते तो क्या पूछ ही सकते थे, अपने तो मर जाते यार, पर नहीं पूछा उन्होंने ऐसा। तो बापू इस मामले में वो पक्के थे। तो वो क्या है भाई, अरे उन्होंने कहा हमें सब पता है, बकरी के दूध का पीते हैं, और हमने ये 10 घर छोड़ के एक घर है जिसमें बकरी है, हमने उनके बात कर ली, सुबह 1 किलो दूध और शाम को 1 किलो दूध आ जाए। आप जब कहोगे तब दूध दे देंगे, जब कहोगे तब दही जमा लेंगे, उसका दही दे देंगे। महादेव देसाई ने कहा मतलब ले के आओगे, ऑब्वियस सी बात, ना लाया हुआ दूध पता नहीं वो कब निकालेंगे, कब गर्म होगा, तब तक दूध खराब हो जाता है। तो हाथों हाथ दूध निकाल के और बापू को देना पड़ता है, तब जाके बापू के हजम होता है, वरना हजम नहीं होता। हाजमा खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए। शरद चंद्र बोस और दिल वाले आदमी, शरद चंद्र बोस ने कहा चिंता मत करो, एक बकरी खरीद के आज यहीं बांध लेंगे, और आप जब कहोगे तब उसका दूध निकाल। उनका एक बकरी, बीमार से मारो बकरी और उसका दूध बापू को पिला दिया तो, और बापू की तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार है। तो सर 10 बकरियां, 10 बांधो, मैं डेली बताऊंगा आज इसका निकाल लो, जो ये यूं रहेगा भाई ये बीमार नहीं दिख रही है, सही दिख रही है, तो उसका दूध निकाला जाएगा। 10 बांधेंगे। खाएगी क्या, उनके खाने पीने का इंतजाम, अरे उन्होंने कहा यार सब इंतजाम कर देंगे, ड्राई फ्रूट खाएगी, ढंग की चीज दी जाए, ये करेंगे साहब। जब महादेव देसाई ये सारे इंस्ट्रक्शन दे के गए, तो विभावरी भाभी जो सुभाष की भाभी थे वो कहते हैं कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन है, कांग्रेस की नेता थी बहुत बड़ी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कि सरोजनी नायडू सही कहती है कि गांधी जी की सादगी महंगी है। गांधी जी की सादगी केवल और केवल लोगों को लुभाने की वस्तु है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ भी ढकोसला है बहुत ढंग का। पर भारतीय जनता इन ढकोसलों में फंसना बेहद पसंद करती है, इसलिए हर युग में कोई ना कोई ऐसा आदमी आके भारतीय जनता की नब्ज पकड़ ही लेता है। अब केजरीवाल है, मैं ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, कहां से लाओगे वो पैसा, कहां से आएगा वो धन, भी तो कहीं से आएगा ही नहीं अपने आप, कहीं टैक्स बढ़ाओगे, कहीं कोई दूसरी चीज करोगे, क्यों देने हैं फ्री, क्यों करने। केजरीवाल नया नया सत्ता में आया था तब वैसी बात और की थी, मैं वो कौन सी गाड़ी आती, कौन सी उसके पास, स्विफ्ट डिजायर है शायद, वैगनार, मैं मेरी वैगनार के अंदर और दिल्ली ऑफिस में आऊंगा, मुझे महंगी गाड़ी की आवश्यकता, मैं सीएम हाउस में रहूंगा ही नहीं, मैं गाजियाबाद में मेरा 2 BHK फ्लैट है उसमें रहूंगा। और जनता राजी,
देखिए साहब, पहली बार आम आदमी पार्टी का हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो वैगनार में आएगा, बड़ी महंगी गाड़ियों में नहीं आएगा, और जो अपने 2 BHK में रहेगा। मूर्ख है ये आदमी और तुम सारे। यदि गाजियाबाद से दिल्ली दिल्ली आएगा तो 2.5 घंटे आने जाने में लगते हैं। इसको कहूं तू सीएम हाउस में रह, ताकि सीएम हाउस से सीएम ऑफिस की दूरी 5 मिनट है, फटाफट आ जाए। इसको कहे कि वैगनार छोड़, तू तो महंगी से महंगी गाड़ी ला, जितनी महंगी ला सकता उतनी ला, बुलेट प्रूफ ला। तू हमारा सीएम है, कल को बीच में वैगनार को उठा के ले गया, आतंकवादियों ने फिरौती मांग ली तो क्या करेंगे? तेरी सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। तो तू तो जितनी महंगी ला सकता उतनी ला, जिसके अंदर मरे नहीं, गोलियां भी चल जाए तो। तेरा ध्यान रखना, जो वो फर्स्ट पर्सन है भाई तू हमारे स्टेट का, तू ऐसे कैसे कर सकता है? अब है उसके पास सारी है, ये तमाम चीजें हैं, पर जनता को बावड़ी इसी नाम पर बनाया गया, और अपने बावड़े बनते हैं, अपने इन चीजों में राजी और होते हैं। मुझे याद आता है जॉर्ज बुश का एक बार एक फोटो पब्लिश हुआ, इसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश, कार धो रहा था। अगले दिन अमेरिकन मीडिया ने जॉर्ज बुश की धज्जियां उड़ा दी, और क्या शर्म नहीं आती? मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में इतना टाइम पड़ा है कि वो कार धोता है, मांगते नौकर रख 10-15 और कार धुलवा लिया कर। अमेरिका का राष्ट्रपति उठते बैठते खाते पीते केवल अमेरिका के विकास के बारे में सोचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो कार धोने के लिए रखा तेरे को हमने। जॉर्ज बुश ने माफी मांगी अगले दिन की गलती हो गई, धूड़ खाई मैंने, आइंदा से ऐसे कोई भी काम है। मैं कहूं भारत में किसी नेता की यदि वैसी फोटो आ जाए तो नेता उस फोटो की बदौलत 2 चुनाव जीत जाए। और हम कहें डाउन टू अर्थ, देखो साहब धरती फाड़ के अंदर से आए हैं, पाताल लोक के हैं, कितने डाउन टू अर्थ है। मतलब डाउन टू अर्थ की निशानियां हमने इस प्रकार की चीजें बना दी है। इसलिए ऐसी सौसेबाजियों में कभी नहीं आना। मुझे ये भी बड़ा फर्जीवाड़ा सा लगता है जब कोई आके कहता है कि अफसरों की लाल बत्तियां हटा दी जानी चाहिए। क्यों हटा दें? किस बात की हटा दी जानी चाहिए? रहनी चाहिए। कोई और आके कहता है कि क्या जरूरी है कलेक्टर जब जा रहा है तब बाकी गाड़ियों को रोकने की। कलेक्टर गाड़ी जा रही है तो बाकी गाड़ियों के साथ नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती, बाकियों को रोको, खड़े रहो सारे। कलेक्टर साहब निकलेंगे तो कलेक्टर साहब निकलेंगे। कारण क्योंकि कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके 1000 फाइलों में माथा मारना है, कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके 1000 लोगों से मिलना है, कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके पूरे जिले के बारे में सोचना है, पूरे जिले के बारे में समझना है। आम आदमी 10 मिनट घर लेट भी पहुंच गया तो कोई फर्क, वो जिले का प्रथम अधिकारी है, वो जिले का प्रथम व्यक्ति है, उसका टाइम पर पहुंचना, उसका टाइम पर सोना, उसका टाइम पर जागना बेहद जरूरी है। पर ये अपने को अब समझ में नहीं आता। ये तो आप खुद जब एसटीएम बन जाओगे तब आपको लगेगा कि सड़क खाली रहनी चाहिए, मेरी गाड़ी निकले तब। क्योंकि आपको लगेगा यार कई बार आपको सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 6 बजे तक तो ऑफिस में काम ही करना पड़ा। याद रखना, ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, सेवा में टाइम नहीं होता ऑफिस का कि आपको मैं 9 से 5 की जॉब करूंगा, नहीं, सेवा कभी भी करवाई जा सकती है आपसे। आप 9 बजे गए, 6 बजे जैसे तैसे फाइलें वाइलें निपटा कर आपने जो भी नीचे असिस्टेंट था उसको कहा अब कल देखेंगे रे, साइड में फेंक इनको तो तू, कल आएंगे। और आप घर पे निकल के गए, 6 बजे निकले, आप जयपुर में है या कहीं भी है, आप 6:30 पौने 7, 7 बजे अपने घर पहुंचे, जूते वूते खोल के आपने चाय का कप उठाया था और आपको लगा अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, बाहर बार उठाया होगा, जो कुछ कर रहे हैं, इतने में कहीं से कोई फोन आता है कि साहब अपने मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव से एक सड़क निकल रही है। गांव वाले किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारे खेतों के अंदर से सड़क नहीं निकलने देंगे, उन्होंने काम रुकवा दिया है, आप आओ। आप नहीं कहोगे कि मैं पूरे दिन का थका हुआ था, आपने वापस जूते पहने, अपने डिप्टी को फोन किया कि पुलिस का जाप्ता लेके फलाने फलाने गांव में पहुंचो, पुलिस गई, आप गए, आप 8, 8:30 वहां पर पहुंचे। अब रात को कितने बजे तक उन किसानों के साथ मीटिंग चलेगी अल्लाह जानता है। आपने 12 बजे तक, 1 बजे तक उन किसानों को समझाया, उनको बताया कि डेवलपमेंट के लिए सड़क जरूरी है, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, लिखित में देता हूं, सीएम से बात की, किसी मंत्री से बात की, जिस अथॉरिटी से बात कर सके उससे बात की, मैं तुम्हें कहता हूं ये होगा ये होगा। उन लोगों से अलग अलग ले जाके बात की, जितने ग्रुप थे उनको मनाया, दंगे की स्थिति नहीं आने दी, हिंसा वहां पर नहीं होने दी। 1-1:30 बजे जाके आपको लगा अब थोड़ा ठीक है, तब आपने अपने तहसीलदार को, जो आपके नीचे जो दूसरा अधिकारी है, उसको कहा कि तुम संभालो यार, मुझे जाना है क्योंकि 7 बजे कलेक्टर साहब की विसी है, मुझे झकमरा के खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते 7 बजे विसी में कि रात में 2 बजे तक जाग रहा था। आप सेवा कर रहे हैं, नौकरी नहीं है कि आप बैंक क्लर्क की नौकरी करते हैं, 9 बजे आएंगे, 5 बजे का हाय बाय बाय, फिर आप बैंक क्लर्क लगिए, फिर इस तरफ आने की आवश्यकता। जरूरी है कि आप जब ऑफिस से निकलो तो आप जल्दी से जल्दी घर चले जाओ। जरूरी है कि आप ट्रैफिक जाम में ना फंसो।
ताकि आप जल्दी जल्दी घर जाके आराम कर लो, ताकि आगे वाले दिन के लिए आप थोड़ी एनर्जी फील कर सको, वरना इस इतने स्ट्रेस्ड माहौल के अंदर आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना, कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं करना कि नहीं साहब ये सादगी पूर्ण होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। सादगी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। गांधी जी वाली सादगी मैंने बता दी कि साथ पूरा ट्रेन का डब्बा बुक करवा दे तब पार पड़ते, वो सारे पैसे कौन दिया करते? तो बजाज जी ने गांधी जी कहा कि आप चलो, गांधी जी ने कहा मैं नहीं जा रहा। बजाज जी ने कहा ये क्या तरीका, कोई तो चलो साथ के अंदर। तो गांधी जी ने कहा फिर तुम्हारी मम्मी को ले जाओ साथ में। तो कस्तूरबा गांधी को कहा कि तुम जाओ। कस्तूरबा गांधी ने कहा मैं आदमियों के बीच में आज जाऊं निकल जाऊं, क्या तरीका है? जनरल बजाज ने कहा चिंता मत करो, एक लुगाइयों की मीटिंग होगी और उसको आप संबोधित कर देना। तो महिलाओं की सभा को संबोधित किसने किया? इस अधिवेशन, 3 दिन अधिवेशन चला, 8, 9, 10 वाली मीटिंग पूरी तरीके से महिलाओं की रखी थी। 10 मई 1938 कब की बात है? ऐसे में नीचे लिखो 10 मई 1938 ईस्वी को। ऑन 10th May 1938 AD, 10 मई 1938 ईस्वी को, ऑन 10th May 1938 AD, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन, महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड असेंबली ऑफ वीमेन, महिलाओं की एक सभा को संबोधित। किसने किया संबोधित? कस्तूरबा गांधी। अब भाई पहला अधिवेशन हो गया, मीटिंग हो गई, महिलाओं की सभा भी हो गई, तो थोड़ी और मूवमेंट में एक्सेलरेट हो गया मूवमेंट। जयपुर के राजा को पता चला कि अच्छा आजकल बजाज जी ये बड़े फड़फड़ कर रहे हैं, इधर उधर मीटिंगे करते हैं, नारे लगाते हैं, नथमल के कटले में आया करो, जलसे की खुशियां मनाया करो। तो उन्होंने प्रजामंडल को बैन कर दिया कि आज के बाद प्रजामंडल किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते। चलिए, जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो कहा भाई आपने इसका विरोध करेंगे। विरोध कैसे करेंगे? विरोध करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो है राजा को जाके मार दो, बंदूक लेके जाओ, राजा धड़ 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 बरसा दो। नहीं भाई, अपने गांधी जी के चेले हैं और गांधी जी के सारे आंदोलन कैसे हैं? हम न्याय मांग रहे हैं, हम सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? 2 शब्द है, एक शब्द है सत्य। सत्य का मतलब है न्याय, जस्टिस। आग्रह का मतलब है एफर्ट्स, प्रयास। सत्य के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो गांधी जी के जो भी आंदोलन थे वो क्या कहलाते थे? कि गांधी जी ने नील के किसानों के लिए आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह या नील सत्याग्रह। क्यों? गांधी जी सारे आंदोलन किस हिसाब से चलाते हैं? अहिंसा। न्याय के लिए अहिंसा के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, इसलिए क्या बोलते थे? तो प्रजामंडल वालों ने भी कहा कि हम क्या करेंगे? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है हम तो मीटिंग करेंगे, अहिंसक रूप से मीटिंग करेंगे, आपको जो करना वो कर। तो प्रजामंडल वाले इकट्ठे होते, सरकार उनको क्या कर लेती? गिरफ्तार। आराम से गिरफ्तारी देते, हाँ लो करो, हम मीटिंग करेंगे, हमारा काम मीटिंग करना है, तुम्हारा काम गिरफ्तार करना। कितने करोगे? कब तक गिरफ्तार करोगे? तो प्रजामंडल ने क्या शुरू कर दिया? क्या शुरू किया? लिखो, प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा बजाज जी को करो रे पहले तो गिरफ्तार। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वो अरेस्टेड। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वो अरेस्टेड। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? ये सब इधर ये चल ही रहा है, गिरफ्तार किया, छोड़ भी दिया थोड़े दिन के बाद। इतने में 39 में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। 39 में क्या शुरू हो जाता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ। किसी खिलाफ लड़ रहे हैं? कौन? भारत में 2 गुट बन गए। सुभाष चंद्र बोस का इनका तो मानना था कि मजा आ गया,
अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ फंस गया, अब भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। ये तो कौन सा गुट मान रहा है? सुभाष वाला गुट। उनका मानना था कि भाई मौका है, अंग्रेजों का ध्यान भारत पर नहीं है, अंग्रेजों का ध्यान वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ है, अपने को आंदोलन करना चाहिए, अंग्रेज पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, अंग्रेजों को हम उखाड़ फेंकेंगे, भारत में अपना राज आ जाएगा। गांधी जी कहना था कि ना, मजबूरी में किसी का फायदा नहीं उठाना है ना भाई साहब, फंसे हुए बापड़े गोरे तो वहां पे, ये तो नहीं उनकी हेल्प करो, हमें अंग्रेजों की हेल्प करनी चाहिए। वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें तो अंग्रेजों का उल्टा साथ देना चाहिए। इसलिए अपने को अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन शुरू, इसलिए कांग्रेस ने प्रारंभ में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन, पर देश की जनता को सबको लगे कि यार आंदोलन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं सब लोगों में। सुभाष सर ये सब के आंदोलन करो आंदोलन करो, कांग्रेस में भी इस प्रकार की बात है कि यार आंदोलन कर देना चाहिए। तो बापू को लगा अब मामला बिगड़ रहा है, अब यदि अपने आंदोलन नहीं करेंगे तो कांग्रेस खुद ही आंदोलन कर देगी और फिर अपने को कोई भी पूछने वाला। तो बापू ने दिन वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है वर्धा, कौन सी जगह है? वर्धा में गांधी जी रहते, आश्रम था गांधी जी का वर्धा में। गांधी जी ने सारे कांग्रेस वालों को वहां बुलाया, जनता को बुलाया, जनता इकट्ठी हुई, कांग्रेस वाले नेता इकट्ठे हुए और गांधी जी ने कहा कि देखो भाई सुन लो सारे लोगों, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं आंदोलन करो आंदोलन करो, पर ये कांग्रेस वाले नहीं मानते। अब मैं इन कांग्रेस वालों को कह रहा हूं, कांग्रेस वालों तुम कर रहे हो तो ठीक, वरना मुझे तुम्हारी आवश्यकता, ये देश की जनता मेरे साथ है और मैं आंदोलन करने के लिए, कांग्रेस वालों तुम साथ में हो कि नहीं हो? कांग्रेस वाले कह रहे हम तो साथ। बापू हालात बदल दिए, जज्बात बदल, ऐसे कर सकते हो आप? तो बापू इतने चालू आदमी थे जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि मुझे अच्छी बात लगती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आदमी को चालू ही होना चाहिए। मुझे खुद लगता है कि मान लो कल को मैं पॉलिटिक्स में गया तो मैं बापू जीता ही महाचालू बनने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया में सीधा होना अपराध है। कोई आजकल ये कहे ना कि वो बहुत सीधा आदमी है, गाड़ी है, सीधा नहीं होना आजकल। आप सीधे होके लोग बेच के खा जाएंगे, उल्टा अपने गए वजह हम खा जाएं बेच के, चलती गाड़ी के टायर हम निकाल लें किसी के। बापू वो आदमी थे। तो बापू ने अचानक कहा कि मैं तो आंदोलन करना चाहता हूं, और बताओ देश की जनता साथ है कि नहीं? देश की जनता ने कहा कि यस सर, हाउस द जोश काई सर। और गांधी जी एक आंदोलन शुरू करने की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? ये 14 जुलाई का दिन था। कब का दिन था? जब वर्धा में ये बात की जा रही थी कि हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम क्या होगा? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू कर दिया गया? बॉम्बे के अंदर गांधी जी लंबा चौड़ा एक भाषण देते हैं। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सबसे लंबा भाषण वही दिया था, 17 मिनट, जिसमें गांधी जी ने वो भाषण दिया था, करो या। आज मैं तुम समस्त देशवासियों को एक मूल मंत्र देना चाहता हूं, या तो हम आजादी का संघर्ष करेंगे या हम मर जाएंगे। अब देश की गुलामी को देखने के लिए हम जिंदा, आज हम एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे समस्त देशवासियों को कि इस आंदोलन में शामिल हो जाए। सेना और पुलिस अपनी नौकरी छोड़े और आंदोलन में शामिल हो जाए। किसान अपनी खेती छोड़े और आंदोलन के अंदर शामिल हो जाए। विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई की कमी को पूरा कर सकते हैं बाद में, तो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में शामिल हो जाए। मैं राजा महाराजाओं से कहना चाहूंगा कि राज छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। पूरा देश आंदोलन में शामिल हो। उस सभा में हीरालाल शास्त्री थे। सभा में कौन थे? शास्त्री जी के ये नहीं समझ में आया कि गांधी जी ने ये जो लाइन बोली इसका मतलब क्या है कि राजा महाराजा राज छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए। पहली बात तो राजा राज क्यों छोड़ेंगे, और यदि राजाओं ने राज छोड़ दिया तो राज करेगा कौन? भाई जयपुर का कानून कौन देखता है? जयपुर का राजा। और एक दिन जयपुर का राजा कहते मैं राजा नहीं हूं भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो जनता एक दूसरे के सिर फोड़ दे। मैं तो कहता हूं आज अपने यदि चुपचाप बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? क्यों? पुलिस का डर है। आज कदे आज मतलब यूं कहते ना, 1 घंटे के लिए पुलिस नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। छुरे मारे अपने छुरे है ना, एक दूसरे को मार दें अपने। तो कहा यार शासन समाप्त हो जाएगा तो होगा क्या? तो हीरालाल जी जयपुर आए, और जयपुर आके जयपुर वालों ने पूछा, प्रजामंडल वालों ने पूछा कि भाई क्या करना है? गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन है। हीरालाल जी का अपने भाग क्यों? उनका यार पता नहीं गांधी जी क्यों बोल गए, मेरे समझ में नहीं है ये बात। इसलिए जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, कल पढ़ेंगे हम इस बारे में।